मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 71। एक योजना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। बेजोड़ औषधि देवता C71। एक योजना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 71। एक योजना। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये सच था कि ये युआन सभी से छिप रहा था, हालांकि वह वास्तव में बंद कमरे में एकांत में था। चूंकि उसकी चतुर्थ स्तर सारक्यू क्षेत्र साधना पहले ही समेकित हो चुकी थी, वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ये युआन की सार ऊर्जा टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ये वास्तव में उसके शरीर पर एक अविश्वसनीय बोझ था। वर्तमान में ये युआन अपनी चरम अवस्था में खुद को समायोजित करने के लिए अपनी समाप्त हो चुकी सार ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा था। इसके बाद उसने एक ही झटके में छठे स्तर के सारक्यू क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पारलौकिक श्रेणी सारक्यू गोलियां लेने की योजना बनाई। बेशक छठे स्तर के सारक्यू क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय की तुलना पहले स्तर के सारक्यू क्षेत्र से तीसरे स्तर के सारक्यू क्षेत्र तक पहुंचने में लगे समय से नहीं की जा सकती। सारक्यू क्षेत्र का दूसरा चरण। हर बार जब किसी का साधना क्षेत्र बढ़ता था, तो आवश्यक सार ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में बढ़ जाती थी। यद्यपि ये युआन के पास पर्याप्त मात्रा में पारलौकिक सारक्यू गोलियां थीं, फिर भी उसे उन्हें पचाने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए व्यय की गई सार ऊर्जा औसत व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक थी। हालांकि ये युआन को कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास बहुत समय था। पहले वह कुछ दिनों तक बंद कमरे में एकांतवास में रहेंगे ताकि वे लोग व्यस्त हो जाएं और वह अकेले रह सके। जियांग यूनहे निश्चित रूप से बहुत व्यस्त था। ये युआन से मिलने में विफल होने के बाद उसने डेनवू अकादमी छोड़ दी। हकीकत में जियांग यूनहे हमेशा व्यस्त रहता था। उसने अकादमी में बहुत कम समय बिताया। कोई नहीं जानता था कि वह क्या करने जाता है। वह कुछ दिनों पहले ही अकादमी में वापस आए थे और उन्हें पता चला कि 1 महीने के भीतर ही एक चमकदार नया सितारा उभर कर सामने आया है। हालांकि ये युआन को विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता थी, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। आखिरकार वह केवल चौथे स्तर के सारक्यूई क्षेत्र में था। जब तक ये युआन डेनवू अकादमी में था, जियांग यूनहे को इस प्रतिभा के भाग जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि ये युआन ने दानवू अकादमी को चुना था, इसलिए वो दाओफेंग के लिए व्यक्तिगत रूप से दानवू अकादमी में आकर लोगों की तलाश करना असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुरुआती झटके से गुजरने और इस हिस्से के बारे में सोचने के बाद जियांग यूनहे को स्वाभाविक रूप से अपने कामों में व्यस्त होना पड़ा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह यहाँ विशेष रूप से ये युआन के एकांत से बाहर निकलने का इंतजार करे। लेकिन इसी समय लू एर को एक अप्रत्याशित अतिथि का स्वागत मिला। अकादमी के जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक छात्र होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसे ढूंढ रहा था। ये जूनियर अप्रेंटिस बहन लू एर है। छात्र का रवैया बहुत घमंडी था। लू एर थोड़ा हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कौन है? मैं जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का छात्र प्रबंधक हूँ, मेरा नाम झांग हिंग है। तो यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग हिंग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप किसी चीज के लिए लू एर की तलाश कर रहे हैं। हालांकि लू एर मासूम थी, लेकिन वह गूंगी नहीं थी। ये झांग हिंग उसे बिना किसी कारण के नहीं ढूंढेगा, और उसके रवैये को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह दोस्ताना है। जैसी कि उम्मीद थी, झांग हिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, बेशक मैं तुम्हें किसी काम के लिए ढूंढ रहा हूँ। चूंकि तुम पहले ही प्रवेश उन्नति परीक्षा पास कर चुके हो और अकादमी के येलो रैंक के छात्र बन गए हो, तो तुमने जनरल अफेयर्स विभाग को रिपोर्ट क्यों नहीं की? लू एर को समझ नहीं आया। उसे कभी नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम भी है। क्या अकादमी का छात्र बनने के बाद भी किसी को जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना पड़ता है? कृपया इसे अनदेखा करें, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। लू एर को अभी अभी भर्ती किया गया है, और अभी भी कई चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। बस मुझे येलो रैंक का छात्र बनने के बाद विभाग में रिपोर्ट क्यों करनी चाहिए? लू एर ने न तो घमंड से पूछा और न ही विनम्रता से। झिंग हिंग ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, इतनी बड़ी डेनवू अकादमी इतने सारे छात्रों को समायोजित कर सकती है। क्या हम बस खाली बैठकर खाना खाते रहेंगे? चूंकि हम अकादमी के छात्र बन गए हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से अकादमी में मदद करनी होगी। इसलिए प्रवेश उन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी येलो रैंक के छात्रों को 1 महीने तक विविध कार्य करने होंगे। यह अकादमी का नियम है। तुम अकादमी के छात्र बन गए, लेकिन अकादमी के नियमों को ठीक से सीखने के बजाय तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे विविध कामों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करें। सरासर बेशर्मी। ये झांग हिंग झूठ नहीं बोल रहा था। डेनवू अकादमी में वास्तव में ऐसा नियम था, लेकिन एक लड़की से इस तरह बात करना थोड़ा ज्यादा था।
इसके अलावा लू एर ने जानबूझकर काम की उपेक्षा नहीं की। वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी। वह अकादमी में केवल कुछ दिनों के लिए आई थी, इसलिए भले ही वह काम से अनुपस्थित थी, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। झांग हिंग स्पष्टतः गलती ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। लू एर को 1 महीने तक काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय इसके कि ये युवान इस समय बंद कमरे में एकांतवास में था। अगर वह एकांतवास से बाहर निकलता और उसे नहीं पाता तो वह निश्चित रूप से चिंतित हो जाता। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुझे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करने की अनुमति दे सकते हैं? मेरे युवा स्वामी वर्तमान में बंद दरवाजे के एकांत में हैं, और यदि वे बाहर निकलने पर मुझे नहीं पा सके तो वे निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे। मेरे युवा स्वामी के एकांत से बाहर निकलने के बाद मैं निश्चित रूप से सामान्य मामलों की रिपोर्ट करूंगी, लू एर ने सावधानी से अनुरोध किया। किसने सोचा होगा कि झांग हिंग ये सुनकर भड़क उठेगा। क्या मजाक है? तुम अपने युवा गुरु को क्या समझते हो? क्या वह अकादमी के नियमों से बड़ा है? तुम पहले ही कई दिनों की देरी कर चुके हो। तुम और कितने दिन की देरी करना चाहते हो? हर नए छात्र का नाम किताबों में दर्ज किया जाएगा और उन्हें अपना काम करने की पहल मिलेगी। क्या तुम ही एकमात्र अपवाद हो? झांग हिंग द्वारा अपने युवा गुरु का अपमान सुनकर लू एर इतनी क्रोधित हुई कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वह जानती थी कि युवा गुरु के पास अभी भी अकादमी में एक प्रतिद्वंद्वीवान युवान है, और इसलिए वह उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आंसू रोके और कहा, लू एर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से कुछ दिनों की मोहलत देने का अनुरोध करती है। मैं वहां जरूर रिपोर्ट करूंगी। उस समय भले ही आप मेरे लिए 2 महीने के काम का प्रबंध कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि झांग हिंग का महिलाओं के प्रति नर्म रुख रखने का कोई इरादा नहीं था। उसने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही सूचित कर दिया है। तुम जाओ या न जाओ, ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन मैं पहले गंदी बातें कहूंगा। अगर मैं तुम्हें आज सामान्य मामलों में रिपोर्ट करते नहीं देखता तो प्रशिक्षक को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए मुझे दोष मत देना। अकादमी के नियमों के अनुसार तुम बस निष्कासित होने का इंतजार कर सकते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निष्कासित शब्द सुनकर लू एर कांप उठी। यंग मास्टर इस समय दोपहर के सूरज की तरह थे। अगर उन्हें निकाल दिया जाता तो क्या यंग मास्टर हंसी का पात्र नहीं बन जाते? ये निश्चित रूप से वह परिणाम नहीं था जिसे लू एर देखना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस शब्द ने लू एर की कमजोरी पर चोट की। लू एर की बेचैन नजर देखकर झांग हिंग की आंखों में चिंतनशील नजर देखी जा सकती थी। हुर, तुम्हारे यंग मास्टर के बाहर आने के बाद इसका मुझसे क्या लेना देना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि वह बंद कमरे में एकांत में है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने और परेशानी खड़ी करने आया हूँ। झांग हिंग अपने दिल में ठंडी हंसी हंस रहा था। झांग हिंग ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसका धैर्य जवाब दे गया है। वह मुड़ा और जाने वाला था। स्थिति को देखते हुए लू एर ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से आवाज लगाई, रुको वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं आपके साथ सामान्य मामलों में जाऊंगी। बस इतना है। क्या आप मुझे मेरे युवा स्वामी के लिए एक नोट छोड़ने की अनुमति देंगे? यह तो मानना ही पड़ेगा कि लू एर बहुत मासूम थी। उसने तो ये भी सोचा कि यह झांग हिंग एक ईमानदार और मुखर व्यक्ति है, इसलिए वह उसे ढूंढने आया था। कौन जानता था कि वह साजिश रच रहा था और मुसीबत मोल लेने आया था। यदि लू एर ने गुप्त रूप से कोई टोकन या नोट छोड़ा होता तो ये युवान को पता चल जाता कि क्या हुआ था। लेकिन अब जब उसने झांग हिंग से कहा कि वह एक नोट छोड़ना चाहती है तो झांग हिंग उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकता था? झांग हिंग ने अधीरता से कहा, अगर तुम जा रहे हो तो बस जाओ। इतनी सारी चीजें क्यों है? मैं जा रहा हूँ, इसे खुद ही संभालो। बात खत्म करने के बाद वह सचमुच पलटा और चला गया। लू एर एक क्षण के लिए झिझकी और जाने से पहले एक नोट छोड़ने के लिए घर लौट आए। बेशक लू एर को इस बात का पता नहीं था कि ये युवान उसका नोट नहीं देख पाएगा। ... ये युवान बाहरी दुनिया में हो रही हर चीज से पूरी तरह अनजान था। वह वर्तमान में 5वें स्तर के सारक्यूई क्षेत्र पर हमला करने के महत्वपूर्ण मोड़ पर था। उन्होंने पारलौकिक श्रेणी की सारक्यूई गोलियां अपने मुंह में ऐसे डाली जैसे वे मिठाई हो, और स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के साथ औषधीय शक्ति को लगातार परिष्कृत किया। उसके डेंटियन के भीतर सार ऊर्जा लगातार प्रचुर होती गई और वह 5वें स्तर के सारक्यूई क्षेत्र के और करीब पहुंच गया। अंततः ये युवान ने एक ही शॉट में बाधा को तोड़ दिया और वह 5वें स्तर के सारक्यू क्षेत्र में पहुंच गया। इस दर पर ये एसेंसक्यूई गोलियां भी पर्याप्त नहीं है। ये बेवकूफ साधना नियम बहुत ज्यादा पेटू है। यह अभी भी एसेंसक्यूई क्षेत्र है और खपत पहले से ही औसत व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक है। क्या यह आत्मा संघनन क्षेत्र में नरक नहीं होगा? बूढ़े पिताजी अमीर हो सकते हैं लेकिन वे भी इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये युवान ने देखा कि पारलौकिक श्रेणी के सारक्यूई गोलियां बड़े पैमाने पर समाप्त हो रही हैं।
वह स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला की आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 72 लिन त्यानचेन की योजना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C72 लिन त्यानचेन की योजना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 72 लिन त्यानचेन की योजना। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। 2 दिन बाद पहाड़ के पीछे एक औषधि उद्यान में हरे कपड़े पहने एक युवती घास उखाड़ रही थी। युवती के चेहरे पर गंदगी के कई दाग थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी, उसके कपड़े भी कुछ कुछ फटे हुए थे। वह बहुत दयनीय लग रही थी। हालांकि इस युवती के चेहरे पर जिद्दी भाव था, वह दांत पीसते हुए भी दृढ़ बनी रही। ये युवती वास्तव में लू एर थी जिसे झांग हिंग ने यहां आने के लिए मजबूर किया था। वह मूल रूप से पिछले 2 दिनों से बिना रुके औषधि उद्यान में काम कर रही थी। पहले की सुंदर और सुंदर लू एर अब नहीं रही और उसकी जगह थकान से भरा एक क्षीण चेहरा आ गया। मार्शल आर्टिस्ट के लिए खरपतवार निकालना कोई बहुत थकाने वाला काम नहीं था। अगर वे कई दिनों तक आराम या नींद न लें, तो भी उनका अंत इस तरह नहीं होगा। हालांकि औषधि उद्यान में खरपतवार निकालना इतना आरामदायक काम नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्रों में खरपतवार बहुत गहराई से जड़ें जमाए हुए थे क्योंकि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा से पोषण मिल रहा था। इन्हें हटाने के लिए सार ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। इस तरह निराई गुड़ाई कठिन श्रम बन गया। अकादमी में कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वे अकादमी में नए नए आए लोगों को इस तरह के काम करने देते थे। हकीकत में इन कामों को करने वाले ज्यादातर लोग आम लोग थे। कुलीन वर्ग के लोगों को बस थोड़ी सी रिश्वत देनी होती है और उन्हें आसानी से छूट मिल जाती है। झांग हिंग ने लू एर के कार्यों से बचने का बहाना बनाकर उसके लिए दूसरों की तुलना में अधिक कार्यभार की व्यवस्था कर दी। इन 2 दिनों के दौरान लू एर को वस्तुतः कोई आराम नहीं मिला, लेकिन उसने अपना आधे से भी कम काम पूरा किया। इन 2 दिनों में लगातार अपनी सार ऊर्जा खर्च करने के कारण लू एर की सहनशक्ति पहले से ही समाप्त हो चुकी थी। इसलिए वह इतनी थकी हुई लग रही थी। 2 युवा इस समय औषधि उद्यान के सामने बने छोटे से मंडप में चाय की चुस्की लेते हुए बातें कर रहे थे। वे बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, ये कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई इतनी सुंदर और प्यारी सुंदरता को इस तरह से पीड़ा नहीं दे सकता। झांग हिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि उसके चेहरे के भाव पर अनिच्छा का कोई निशान नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके सामने बैठा युवक वास्तव में लिन त्यानचेन था और लू एर के लिए मुसीबत खड़ी करना उसने अकेले ही रचा था। डेन वू अकादमी में स्वर्ग रैंक के बहुत कम छात्र थे और उनकी स्थिति बहुत अलग थी। आमतौर पर अकादमी उनसे कुछ खास करने की व्यवस्था नहीं करती थी। उन्हें बस लगन से साधना करनी होती थी। अकादमी में सभी काम ज्यादातर पृथ्वी रैंक के छात्रों द्वारा संभाले जाते थे। झाओ चुनयान की तरह ही उसे भी जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा स्क्रिप्चर लाइब्रेरी की रखवाली करने के लिए भेजा गया था। इसलिए विभाग का अधिकार वास्तव में काफी महत्वपूर्ण था। लोगों के साथ खिलवाड़ करने के बहुत सारे तरीके थे। ये युआन को यह नहीं पता था कि जनरल अफेयर्स विभाग का प्रमुख छात्र लिन त्यानचेन था। एक प्रशिक्षक के अलावा जिसने खुद को बहुत अधिक शामिल नहीं किया, लिन त्यानचेन का अधिकार सबसे अधिक था। जब से उसे इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर में ये युआन द्वारा अपमानित किया गया था और लियू रुशुई ने चीजों को भड़काया था, तब से लिन त्यानचेन ने ये युआन से नाराजगी शुरू कर दी थी। ये युआन इस समय अकादमी में दोपहर के सूरज की तरह था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ये युआन को खोजने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लू एर के साथ परेशानी ढूंढना मुश्किल नहीं था। 2 दिन पहले उसने सुना कि ये युआन एक बंद दरवाजे के एकांत में प्रवेश कर गया है, इसलिए उसने झांग हिंग को लू एर के साथ परेशानी का पता लगाने के लिए भेजने का एक कारण ढूंढ लिया और उसे औषधि उद्यान में खरपतवार हटाने का निर्देश दिया। लिन त्यानचेन ने अपनी चाय पी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ बोधिसत्व होने का नाटक मत करो जैसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने तुम्हें इस औषधि उद्यान की जिम्मेदारी सौंपी है और भगवान जानता है कि तुमने कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम्हें इस युवा लड़की पर दया आएगी? ये सुनकर झांग हिंग हंसे और कहा, ये सब वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन की देखभाल के लिए धन्यवाद है। यही कारण है कि जब वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन मुझे खोजने आए तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और बस काम कर दिया। लिन त्यानचेन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, कम से कम तुम समझदार तो हो, बदमाश। जिस तरह से इस मामले को निपटाया गया उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम उस लड़की के साथ जो चाहो कर सकते हो, मुझे कोई शर्मिंदगी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब झांग हिंग ने ये सुना तो उसकी आंखों में दुष्टता की झलक दिखाई दी और उसने पूछा, सच में? बेशक ये सच है।
मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि ये युआन के चेहरे पर किस तरह का भाव होगा जब वह एकांत से बाहर निकलेगा और देखेगा कि उसकी नौकरानी के साथ बलात्कार हुआ है। लिन तियानचेन की आंखें नफरत से भर गईं जब उसने ये युआन का जिक्र किया। उस दिन इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर पर ये युआन ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। इसके बाद कई छात्रों ने उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में गुप्त रूप से फैला दिया, जिससे पृथ्वी रैंक के छात्रों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई। यही कारण था कि वह इतना बदला लेना चाहता था। झांग हिंग रोमांचित था। चूंकि यह मामला है तो मैं, जूनियर प्रशिक्षु भाई, औपचारिकता पर खड़ा नहीं रहूंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन ने वास्तव में इस छोटे भाई को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। भले ही ये लड़की छोटी है, लेकिन दिखने में यह असाधारण है। बस मुझे डर है कि ये युआन एकांत से बाहर निकलने के बाद मुझे खोजने आएगा। लिन तियानचेंग ने झांग हिंग को शांति से देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चाहे ये युआन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल चौथे स्तर के सारक्यूई दायरे में है। आप किसी भी दर पर 9वें स्तर के सारक्यूई दायरे में हैं। क्या आप अभी भी उससे डरते हैं? अगर वह आपसे भिड़ता है तो उसे आने दें। जब ऐसा होता है तो उसे बुरी तरह पीटें। आप इस निराशा को बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं। जब तक वह बड़ा होगा तब तक आप पहले ही स्नातक हो चुके होंगे। उससे क्यों डरना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग हिंग ने जब ये सुना तो उसकी खूब प्रशंसा की। हाँ, यह अभी भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन ही है जो बहुत दूरदर्शी है। आपने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मैं अब ये युआन के उग्र और हताश भाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बात खत्म करते हुए लिन तियानचेंग और झांग हिंग ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंसने लगे। लिन तियानचेंग को स्वाभाविक रूप से इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर में ये युआन के प्रदर्शन के बारे में पता नहीं था। उसने सोचा कि उसने अति आत्मविश्वास में आकर अर्थ रैंक एडवांसमेंट टेस्ट को चुनौती दी और अंत में उसे तुरंत मार दिया गया। उसने ये भी सोचा कि ये युआन ने ब्लैक रैंक एडवांसमेंट टेस्ट को बमुश्किल पास किया है। इसलिए जिस तरह से उसने इसे देखा, ये युआन के पास अधिकतम 8वें स्तर के सारक्यूई दायरे की ताकत थी। झांग हिंग उम्र में भले ही बड़े हों, लेकिन वे पहले से ही 9वें स्तर के सारक्यूई दायरे के अनुभवी थे, जिनमें रैंकों को पार करने और युद्ध करने की क्षमता थी। इसलिए ये स्पष्ट था कि वे ये युआन से नहीं हार सकते थे। डॉट 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 ये युआन का यह एकांतवास 4 दिनों तक चला। वर्तमान में ये युआन के दानटियन में सार ऊर्जा बढ़ रही थी क्योंकि वह बार बार 6ठे स्तर के सारक्यूई क्षेत्र की अड़चन को प्रभावित कर रहा था। ये युआन 3 दिन पहले ही 5वें स्तर के सारक्यू क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अपने साधना क्षेत्र को थोड़ा मजबूत करने के बाद ये युआन ने 6ठे स्तर के सारक्यू क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए पारलौकिक श्रेणी के सारक्यू गोलियां खाना जारी रखा। उसके लिए 5वें स्तर के सारक्यू क्षेत्र और 6ठे स्तर के सारक्यू क्षेत्र के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। बस फर्क इतना था कि उसे कितनी पारलौकिक श्रेणी की सारक्यू गोलियां खानी थी। ये युआन ने बिना रुके पारलौकिक ग्रेड एसेंस क्यूई गोलियों का सेवन किया और स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का उपयोग करके सार ऊर्जा को बार बार संयमित किया। अंततः कई सौ पारलौकिक श्रेणी के सार क्यूई गोलियां खाने के बाद ये युआन एक ही झटके में 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच गया। ये युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे लगातार 2 साधना क्षेत्रों को पार करने के बाद उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। जब तक वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता तब तक उसे बेचैनी का एहसास होता रहा। अपनी सार ऊर्जा को घुमाते हुए ये युआन ने अपनी हथेली पर प्रहार किया। प्रशिक्षण कक्ष में हवा उसकी हथेली की शक्ति से अपनी सीमा तक संकुचित हो गई और एक पफ पफ विस्फोटक ध्वनि निकली। धमाका। प्रशिक्षण कक्ष की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया था। ये बड़ा छेद उस समय से कहीं ज्यादा बड़ा था जब उन्होंने स्टैकिंग वेव्स लेड पाम का इस्तेमाल किया था। यह एक बिल्कुल अलग स्तर का हमला था। प्रशिक्षण कक्ष की दीवारें विशेष थीं। ये शीर्ष स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल कलाकार के पूर्ण प्रहार को पूरी तरह से झेल सकती थी। ये देखा जा सकता था कि ये युआन की आक्रमण शक्ति कितनी भयानक थी कि वह दीवार में इतना बड़ा छेद कर सकता था। यदि मैं फिर से इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर में प्रवेश करता हूं और 8वीं लेयर वेव का उपयोग करता हूं, तो मुझे 3 काले पोशाक वाले मार्शल कलाकारों को मारने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हे 7वें स्तर के सारक्यूई क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद मैं इसे आजमाने के लिए इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर जाऊंगा। ये युआन ने दीवार में बड़े छेद को देखा और खुद से कहा। अब तक 4 या 5 दिन हो चुके होंगे। मुझे आश्चर्य है कि बाहर क्या हुआ होगा। अगर मैं अब भी बाहर नहीं जाऊंगा तो लू एयर चिंतित हो जाएगी। एकांतवास से बाहर निकलने का समय आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 73। लू एयर खतरे में। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता।
C73 लू एयर खतरे में। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 73 लू एयर खतरे में। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। लू एयर जड़ी बूटियों के नीचे से खरपतवार निकालने के लिए नीचे झुकी। ये खरपतवार बहुत ही जिद्दी थे। हर एक को हटाने में लू एयर को बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। फिर भी लू एयर ने पिछले कुछ दिनों में कोई शिकायत नहीं की। वह यंग मास्टर के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी और न ही यंग मास्टर के चेहरे पर गंदगी लगाना चाहती थी। पहले 2 दिन लू एयर की खरपतवार निकालने की गति अभी भी बहुत तेज थी, लेकिन अगले 2 दिन उसकी गति अचानक कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर की सार ऊर्जा खत्म हो गई थी। लू एयर को समय समय पर सार ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए ध्यान करना पड़ता था, लेकिन ये सार ऊर्जा बहुत जल्दी ही फिर से खर्च हो जाती थी। इस तरह उसकी निराई की गति काफी धीमी हो गई। 2 दिन पहले उसने लगभग आधा काम पूरा कर लिया था, लेकिन अगले 2 दिनों में वह केवल 70% ही पूरा कर पाए और उसकी गति लगातार धीमी होती गई। लू एयर की सहन शक्ति पहले ही बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसकी ऊपरी और निचली पलकें इस दौरान कांप रही थीं। तभी एक जुनूनी विचार ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अचानक लू एयर की नजर में एक जोड़ी पैर दिखाई दिए। लू एयर का चेहरा चमक उठा और वह अपना सिर ऊपर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। जो व्यक्ति आया था वह यंग मास्टर नहीं बल्कि वह घृणित वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग था। झांग हिंग ने लू एयर के निराश भाव को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यों? क्या आप उस व्यक्ति को नहीं देख पाए जिसे आप देखना चाहते थे? लू एयर चुप रहा। झांग हिंग लू एयर के रवैये से बहुत नाखुश था और गुस्से से भर गया। हंफ, मैंने तुम्हें खरपतवार से छुटकारा पाने का काम सौंपा था, लेकिन तुमने अभी तक इसका केवल 70% ही पूरा किया है। क्या तुमने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? लू एयर ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कमजोरी से बोली, मैं पहले से ही बहुत मेहनत कर रही हूँ। बस मुझे 1 दिन और दीजिए, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। मैं इसे जरूर पूरा कर सकती हूँ। 1 दिन? मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें 3 दिन भी दूं, तो भी तुम इसे पूरा नहीं कर सकते। इतना छोटा काम और तुम इसे 4 या 5 दिनों में भी पूरा नहीं कर सकते। तुम जरूर आलसी हो, झांग हिंग ने ठंडी नाक से कहा। लू एयर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं सोचा। मैं वाकई बहुत मेहनत कर रही हूँ निराई गुड़ाई में। हे, मुझे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो या नहीं। तुम्हारे लिए बहस करना बेकार है। तुम्हें आलस्य के लिए दंडित करने के लिए तुम्हें औषधि उद्यान के एक और हिस्से की निराई करनी होगी। लू एयर ने जब ये सुना तो वह स्तब्ध रह गई। क्या औषधि उद्यान के एक और हिस्से की निराई करोगी? मैं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम यह नहीं करना चाहती? अगर तुम यह नहीं करना चाहती तो ठीक है। वापस जाओ, अपना सामान पैक करो और अकादमी से चले जाने के लिए तैयार रहो। झांग हिंग का किसी लड़की के प्रति कोई सहानुभूति दिखाने का इरादा नहीं था। लेकिन मैं पहले से ही, तुम्हारे पास पहले से ही कुछ करने के लिए ताकत नहीं है ना? झांग हिंग अचानक मुस्कुराया और कहा। लू एयर ने कमजोरी से सिर हिलाया। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। झांग हिंग ने अचानक विषय बदल दिया। लू एयर को उम्मीद नहीं थी कि झांग हिंग अचानक से शांत हो जाएगा और उसने भोलेपन से सोचा कि उसने जो कहा वह सच था। उसने खुशी से उससे पूछा, क्या ये सच है? कृपया बताइए, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग। झांग हिंग के चेहरे पर अचानक एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभरी। लू एयर का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ कि झांग हिंग के इरादे अच्छे नहीं थे। जैसी कि उम्मीद थी, झांग हिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मिस लू एयर इतनी चतुर होंगी। मेरी शर्त बहुत सरल है। मैं बस चाहता हूं कि मिस लू एयर एक रात के लिए मेरे साथ रहें, और इतना ही काफी है। कैसा है? क्या ये सौदा सार्थक नहीं है? लू एयर कोई बेवकूफ नहीं थी। वह बस अनुभवहीन थी और दुनिया के तौर तरीकों को नहीं जानती थी। शुरू में तो उसे लगा कि झांग हिंग एक नासमझ इंसान है। अब तो ऐसा लग रहा है कि वह इंसानी वेश में एक जानवर है। शायद उसने पहले से ही यह सब तय कर रखा था और योजना बना रखी थी। यही वजह थी कि वह बार बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा। पूह, तो तुम इस तरह के गंदे व्यक्ति हो। देखो, मैं प्रशिक्षक को तुम्हारी शिकायत करता हूँ। लू एयर ने घृणा से कहा। हा, क्या मजाक है? तुम तो बस एक नौसिखिया हो जिसने अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की सजा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और क्योंकि तुम्हारे दिल में एक द्वेष था, इसीलिए तुमने अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की निंदा की। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि प्रशिक्षक तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? झांग हिंग को इसकी उम्मीद थी और वह जोर से हंसा। जब झांग हिंग ने ये कहा तो लू एयर दंग रह गई।
झांग हिंग इतने लंबे समय तक औषधि उद्यान का प्रबंधन कर सकता था, जिससे पता चलता है कि प्रशिक्षक निश्चित रूप से उस पर बहुत भरोसा करता था। भले ही वह शिकायत करने गई हो, अगर झांग हिंग ने ऐसा कहा तो प्रशिक्षक वास्तव में सोच सकता है कि वह किसी से द्वेष रखती है, जिसके कारण उसने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को बदनाम किया। तुम सच में एक नीच आदमी हो। लू एर झांग हिंग से इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह उसकी नाक की ओर इशारा करके चिल्ला रही थी। हालांकि झांग हिंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, लू एर, जरा सोचो, अगर तुम्हारा युवा मालिक एकांतवास से बाहर निकले और उसे पता चले कि उसकी नौकरानी को अकादमी में भर्ती होने के तुरंत बाद ही निकाल दिया गया है, तो उसे कैसा महसूस होगा। लू एर स्तब्ध रह गई और उसका शरीर अनायास ही कांपने लगा। लू एर के हाव भाव देखकर झांग हिंग और भी प्रसन्न हो गया। उसने आगे कहा, तुम्हारा युवा स्वामी वर्तमान में अकादमी का पसंदीदा है, लेकिन उसकी अपनी नौकरानी को अकादमी से बाहर निकाल दिया गया। भविष्य में जब तक वह अकादमी में रहेगा, लोग उसकी पीठ पीछे उसकी ओर इशारा करते रहेंगे और गपशप करते रहेंगे। वे हंसेंगे कि वह अपनी नौकरानी को भी नहीं संभाल सकता। लू एर के बुरी तरह डर जाने का फायदा उठाते हुए झांग हिंग धीरे धीरे लू एर के करीब आ गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह कहता गया, भले ही मैं तुम्हारे युवा गुरु जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, फिर भी मैं अकादमी में एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। मेरे पीछे आने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या होगा? ये सिर्फ एक रात की बात है। जब वह बात कर रहा था, झांग हिंग ने अपनी उंगली से लू एर की ठोड़ी को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन लू एर अचानक से घूमी और तुरंत कूद गई। हंफ, तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। भले ही मैं मर जाऊं, मैं यंग मास्टर को शर्मिंदा नहीं करूंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके ऐसा कहने के बाद लू एर ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर के ऊपर की ओर थपथपाया। अगर यह हथेली जमीन पर गिरती तो इसका परिणाम निश्चित रूप से एक सुंदरी की मृत्यु होती। झांग हिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि लू एर इतनी निर्णायक होगी और वह हार मानने के बजाय आत्महत्या कर लेगी। वह तुरंत क्रोधित हो गया। यद्यपि लू एर ने आश्चर्यजनक रूप से तेजी से सुधार किया, लेकिन 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र झांग हिंग का सामना करते समय वह अभी भी अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। इसके अलावा उसकी सार ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी है। वह आत्महत्या करने में कैसे सफल हो सकती है? पाह, कौन जाने कब झांग हिंग के हाथों में एक कोड़ा आया, जिसने लू एर की बांह को लपेट लिया और उसे उड़ा दिया। बस इसी तरह लू एर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आह, लू एर भारी होकर जमीन पर गिरा और दबी हुई आवाज में कराह उठा। पाह, एक और कोड़ा। ये चाबुक लू एर पर जोर से लगा। लू एर के शरीर पर तुरंत खून की लकीरें उभर आईं और खून उसके कपड़ों से रिसने लगा। लड़की जो एहसानों की कदर करना नहीं जानती, मरना चाहती हो, यह इतना आसान नहीं होगा। झांग हिंग क्रोधित हो गया। अगर लू एर ने सचमुच आत्महत्या की है, तो वह भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। वह जल्द ही स्नातक होने वाला था। वह अपनी ईमानदारी नहीं खोना चाहता था। लू एर की हरकतें उसे परेशान कर रही थीं। आह, लू एर चीखी, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर रेंगते हुए एक गोलाकार नीली वस्तु को पकड़ना चाहा। जैसे ही लू एर का हाथ उस पर पहुंचने ही वाला था, झांग हिंग ने उस गोलाकार नीली वस्तु को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। मुझे बैज वापस दे दो। लू एर ने तीव्र दर्द सहन किया और चिल्लाया। झांग हिंग ने अपने पैर हिलाए और जमीन पर पड़ी नीली चीज पर नजर डाली, और वह वास्तव में एक बिल्ला था। उस पर 2 सितारे कढ़ाई किए हुए थे। ये वास्तव में एक निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर बिल्ला था। मैंने सोचा कि यह क्या है? तो यह एक कीमिया मास्टर बैज है। मैंने नहीं सोचा था कि आपने अकादमी में केवल कुछ दिनों के बाद इतनी मूल्यवान चीज चुरा ली है। बस इतना ही आपको निष्कासित करने के लिए पर्याप्त है। झांग हिंग ने बैज को दूर फेंक दिया। वह स्पष्ट रूप से अभी भी इस बात से अनजान था कि ये युवान पहले ही कीमिया मास्टर परीक्षा पास कर चुका था और आधिकारिक तौर पर एक निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर बन गया था। अन्यथा भले ही उसके पास गेंदों का एक अतिरिक्त सेट होता, वह भी लू एर को इस तरह से गाली देने की हिम्मत नहीं करता। झांग हिंग को यंग मास्टर के बैच का अपमान करते देख लू एर को जो दर्द महसूस हुआ, वह उसके शारीरिक दर्द से भी बदतर था। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। लू एर की नाजुक और दयनीय स्थिति को देखकर झांग हिंग अपने अंदर के जानवर को रोक नहीं सका। उसने हाथ बढ़ाकर लू एर के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया। इसके बाद उसने लू एर को पकड़ लिया और उसे एक कोने में खींच लिया, और उसने दिनदहाड़े उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश शुरू कर दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 74। आत्मा को मार्गदर्शन देने वाली धूप। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
बेजोड़ औषधि देवता C74 आत्मा को मार्गदर्शन देने वाली धूप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 74 आत्मा को मार्गदर्शन देने वाली धूप। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर लुएर। ये युआन बाहर निकला और लुएर को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये युआन को बहुत संदेह था। लुएर को उसके एकांत से बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए था। वह कहाँ चली गई? लुएर बहुत आज्ञाकारी थी। अगर वाकई कुछ था तो उसे उसके लिए कोई संदेश छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये युआन ने जगह की तलाशी ली और उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसने अपने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। झांग हिंग बहुत ही षड्यंत्रकारी था। उसने जो समय चुना वह पाठ का समय था, इसलिए मूलतः सभी छात्र कक्षा में थे। ये युआन बंद कमरे में एकांतवास में थी, इसलिए उसका कक्षाओं में जाने का कोई मूड नहीं था। हालांकि ये संयोग ही था कि झांग हिंग को हमला करने का मौका मिल गया। अजीब बात है, लुएर आखिर कहाँ चली गई? मुझे मत बताओ कि कोई डेनवू अकादमी के भीतर लोगों का अपहरण करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये युआन मेज पर बैठ गया और अटकलें लगाने लगा। क्या लुएर तांग यू की तलाश में गई होगी? इस जगह पर लुएर के पास केवल तांग यू ही एक दोस्त था। तांग यू के बारे में सोचते हुए ये युआन शांत हो गया और तांग यू को खोजने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी खटखटाहट की आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखने पर पता चला कि वह तांग यू के अलावा और कौन हो सकता है। तांग यू ने ये युआन को देखा और बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि सीनियर अप्रेंटिस भाई ये को भी एकांत से बाहर निकल जाना चाहिए था, इसलिए मैं देखने के लिए आया था। मुझे नहीं लगा कि यह इतना संयोग होगा। ये तुम पहले से ही छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में हो। तांग यू ने मुंह खोले देखा। ये युआन का सुधार बहुत ही आश्चर्यजनक था। कुछ समय पहले ही उसने ये युआन की गोलियों की मदद से छठे स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1 महीने पहले जब तांग यू पहली बार ये युआन से मिला था, वह केवल प्रथम स्तर सार्क्यू क्षेत्र में था। 1 महीने बाद ये युआन पहले से ही उसके समान ही साधना क्षेत्र में था। ये सोचते हुए कि कैसे ये युआन ने एक उंगली से चाओ यंग को मार डाला, तांग यू का मानना था कि अगर वह ये युआन के साथ लड़ता है तो ये युआन उसे एक पल में मार सकता है। तांग यू को अब ऐसा लग रहा था कि उसके सामने खड़ा ये युआन एक ड्रैगन की तरह है जो गहरे पानी में घुस गया और फिर एक झटके में आसमान में उड़ गया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। जबकि तांग यू अपने सदमे में डूबा हुआ था, उसने यह नहीं देखा कि ये युआन के चेहरे की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं लग रही थी। जब ये युआन ने तांग यू के पीछे देखा और पुष्टि की कि वह अकेला आया है, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने हाथ हिलाकर कहा। तांग यू के आश्चर्य की परवाह नहीं की। अपना मुंह खोलते हुए उसने पूछा, तुम अकेली क्यों आए हो? तांग यू दंग रह गया और संदेह से पूछा, अगर मैं अकेला नहीं हूं तो कितने लोग होंगे? ये युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या लुएर ने तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं गया था जब मैं इन दिनों बंद कमरे में एकांत में था? तांग यू घबरा गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। मैं भी इन कुछ दिनों में व्यस्त रहा हूं और लुएर को नहीं देखा। वह भी मुझे खोजने कभी नहीं आई। क्यों? क्या लुएर को कुछ हुआ है? ये युआन को फिलहाल थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वापस आने के बाद मैंने पूरा समय उसे ढूंढने में बिताया, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। मुझे एक बुरा पूर्वाभास है। मुझे लगता रहता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। शायद लुएर तुम्हारा इंतजार करते करते ऊब गई होगी और खेल खेल में खेलने के लिए बाहर भाग गई होगी। ये डेनवू अकादमी है। कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। ये तांग यू ने उसे आश्वस्त किया। ये युआन ने आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन ये युआन के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अचानक खड़ा हुआ और तांग यू से बोला, भाई तांग, कृपया वापस आ जाओ। मैं अभी भी लुएर के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। मैं उसकी तलाश करने जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगा। 2 लोगों द्वारा खोज करने पर संभावना अधिक है, तांग यू ने कहा। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। बस मैं अकेला ही काफी हूँ। उसके ऐसा कहने के बाद ये युआन ने लापरवाही से लुएर के कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा और बाहर चला गया। डॉट 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 ये युआन बिना किसी उद्देश्य के शिकार करने नहीं गया। वह सीधे फैंग रुओकिंग के गोली शोधन कक्ष में आया। राजधानी से लौटने के बाद न केवल फैंग रुओकिंग को साधना क्षेत्र में सफलता मिली, बल्कि इन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक में उनकी अंतर्दृष्टि भी गहरी हो गई। ये युआन पिछले कुछ दिनों से बंद दरवाजे के एकांत में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का अभ्यास करने के लिए गोली शोधन कक्ष में छिप गई। फैंग रुओकिंग जब ये युआन को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन ये युआन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं आपका शोधन कक्ष उधार लेना चाहता हूँ। मेरे लिए कुछ सामग्री तैयार करो।
ये युआन ने लापरवाही से फैंग रुओकिंग को कागज का एक टुकड़ा फेंक दिया और सीधे गोली शोधन कक्ष में प्रवेश किया, जैसे कि यह शोधन कक्ष उसका अपना था। ये युआन के शब्द मानो कोई आदेश दे रहे थे। फैंग रुओकिंग उसके रवैये से बहुत नाराज थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह गुस्सा नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले कभी ये युआन के चेहरे पर ऐसा भयावह भाव नहीं देखा था। फैंग रुओकिंग बहुत तेज दिमाग वाला था और उसे पता था कि कुछ तो हुआ होगा। भूल जाओ, भूल जाओ। किसने मुझसे कहा था कि मैं उसका कर्जदार बनूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग रुओकिंग ने एक हल्की सी आह भरी और वास्तव में एक नौकरानी की तरह ये युआन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने लगी। यदि अन्य लोग किन के प्रमुख की गरिमामयी राजकुमारी को इस प्रकार का कार्य करते देखेंगे, तो आश्चर्य के कारण उनके जबड़े खुले रह जाएंगे। कुछ ही समय में फैंग रुओकिंग वापस आ गई। ये युआन को जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, वे सभी साधारण सामान थे और उन्हें प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। फैंग रुओकिंग की हैसियत के कारण उन्हें प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से आसान था। सिवाय इसके कि फैंग रुओकिंग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि ये युआन क्या परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था। ये युआन को जिन सामग्रियों की जरूरत थी, वे सभी जड़ी बूटियां नहीं थी, कुछ अन्य चीजें भी थीं। इन सामग्रियों से औषधीय गोलियां बनाना असंभव था। ये युआन को सामग्री देते हुए फैंग रुओकिंग ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, इनमें से कुछ जड़ी बूटियां नहीं है? आप इन सामग्रियों से क्या परिष्कृत करने की कोशिश कर रहे हैं? ये युआन ने सामग्री प्राप्त की और उदासीनता से उत्तर दिया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस देखते रहो, आग जलाओ। तुम सच में मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। फैंग रुओकिंग अपना आपा खोने से खुद को नहीं रोक पाए। इस आदमी को किसी के लिए कोई सम्मान नहीं था। अगर तुम मदद नहीं कर रहे हो तो एक तरफ चले जाओ, मुझे मत रोको। ये युआन के शब्द और भी ठंडे हो गए। कारण न जानते हुए भी फैंग रुओकिंग लाल कमल कढ़ाई के पास चली गई और ये युआन को पृथ्वी की आग खोलने में मदद की। स्थिति को देखते हुए ये युआन ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। अभी उसका दिल चिंता से जल रहा था। हालांकि वह जानता था कि जितना अधिक वह अधीर होगा, उतना ही उसे शांत रहना होगा और अपना विवेक नहीं खोना होगा। आग लग गई और ये युआन ने शोधन शुरू कर दिया। इस बार शोधन कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। ये केवल एक बहुत ही सरल दिखने वाली शोधन विधि थी, लेकिन फैंग रुओकिंग ने इस तरह की विधि पहले कभी नहीं देखी थी। जड़ी बूटियों को तैयार करने या औषधीय सार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के बिना ये युआन ने बहुत आराम से दिखते हुए सामग्री को पकाने के लिए आग को निर्देशित किया। 1 घंटे के बाद ये युआन के शोधन का परिणाम सामने आया। यह एक चाक जैसी चीज थी, सिवाय इसके कि इसका रंग भूरा काला था। यह क्या है? फैंग रुओकिंग ने फिर उत्सुकता से पूछा। आत्मा मार्गदर्शक धूप। इस बार ये युआन ने जवाब देने से मना नहीं किया। बात सिर्फ इतनी थी कि जब वह बात कर रहा था तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी उठती गिरती छाती उसकी वर्तमान बेचैनी को दर्शा रही थी। आत्मा को दिशा दिखाने वाली धूप बत्ती। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? फैंग रुओकिंग ने इस चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसने जिज्ञासा से पूछा। ये युआन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने साथ लाए कपड़ों पर आत्मा को दिशा देने वाली धूप छिड़क दी। उसके बाद उसने हाथ हिलाकर आग की एक लौ खींची। पृथ्वी की आग का तापमान बहुत ज्यादा था। लू एर के कपड़े तुरंत जलकर हरे धुएं की एक लौ में बदल गए। हालांकि चमत्कारी बात यह थी कि हरा धुआं हवा में ही संघनित हो गया और बिखरा नहीं। अगले ही पल हरा धुआं चला गया और ये युआन भी चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? फैंग रुओकिंग ने हैरानी से पूछा। लेकिन ये युआन ने उसकी उपेक्षा की और हरे धुएं के उस धागे का पीछा करते हुए बाहर भाग गया। फैंग रुओकिंग ने ये सब देखते हुए अपने होंठ काटे। एक पल के लिए झिझकने के बाद वह भी उसके पीछे चली गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 75 सचमुच किसी को मारना चाहते हैं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। बेजोड़ औषधि देवता सचमुच किसी को मारना चाहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 75 सचमुच किसी को मारना चाहते हैं। लू एर ने संघर्ष करने के लिए अपनी शेष शक्ति का उपयोग किया, लेकिन ये कमजोर संघर्ष निरर्थक और बेकार था। वर्तमान में उसकी सार ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वह आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। लू एर अधिकाधिक भयभीत हो गई तथा कमजोर होती गई। यदि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कलंकित हो जाती तो वह मर जाना पसंद करती। पाह झांग हिंग ने लू एर के चेहरे पर थप्पड़ मारा और थूकते हुए कहा, छोटी कुतिया, जब तुम पहले से ही ऐसी हो तब भी तुम आज्ञाकारी नहीं हो। तुम वास्तव में पिटाई की मांग कर रही हो। लू एर को उस थप्पड़ की वजह से बहुत तकलीफ हुई और उसके चेहरे का एक हिस्सा तुरंत सूज गया। वह वहीं निश्चल पड़ी रही, मानो उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो।
स्थिति को देखते हुए झांग हेंग ने एक बुरी मुस्कान दी और कहा, ये सही है। अब बहुत बेहतर है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को नहीं छोड़ पाओगे। हा हा हा। ऐसा कहने के बाद झांग हेंग उस पाशविक कृत्य को अंजाम देने के लिए झुका। लेकिन ठीक इसी समय झांग हेंग के शरीर के सारे रोम छिद्र बंद हो गए। खतरे का एहसास सीधे सामने से आ रहा था। झांग हेंग सहजता से दूर कूद गया। एक बर्फ का तीर उसके चेहरे को छूता हुआ आगे निकल गया। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी, अन्यथा वह बर्फ का तीर पहले ही उसके गले में घुस चुका होता। एक तरफ हटते हुए झांग हेंग को पसीने आ गए। किसने सोचा होगा कि यह लड़की, जिसके पास पहले से ही जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी, वास्तव में इतना शक्तिशाली हमला कर सकती है। हालांकि झांग हेंग तुरंत क्रोधित हो गया। लू एर ने लगभग उसे मार डाला। लू एर को उठने में कठिनाई हो रही थी। अब उसका पूरा आभा मंडल एकदम बदल चुका था। उसके पूरे शरीर में बर्फ सी ठंडक महसूस हो रही थी। इस प्रकार की ठंडक ऐसी थी मानो हवा को भी जमा देगी। लू एर के बालों पर सफेद बर्फ की एक परत जम गई थी और उसका चेहरा भी असामान्य रूप से पीला पड़ गया था। झांग हेंग ने लू एर के परिवर्तन को देखा और हंसते हुए कहा, तो ये पता चला है कि आपके पास 9 यिन निरपेक्ष मेरिडियन है। आपने वास्तव में अपने 9 यिन निरपेक्ष मेरिडियन के साथ सार ऊर्जा की खेती करने का साहस किया है। आप वास्तव में जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं बता सकते हैं। अभी ठंड का जहर फूट पड़ा है, मैं देखूंगा कि आप इसे कैसे दबाते हैं। सूरज अभी चमक रहा था, लेकिन लू एर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ के घर में रखा हुआ है। बर्फ हड्डियों में घुसकर गहराई तक धंस गई थी। ये स्वर्ग की भ्रामक बर्फ आत्मा की अंतिम चाल थी। गहन बर्फ धूल में लौट जाती है। ये चाल स्वर्ग की भ्रामक बर्फ आत्मा में निषिद्ध तकनीक थी। जब ये युआन लू एर को सिखा रहा था, तो उसने उसे बताया था कि जब तक उसके पास कोई दूसरा विकल्प न हो, उसे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कदम ने 9 यिन निरपेक्ष मेरिडियन को सक्रिय कर दिया था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ठंडी क्यूई अस्थायी रूप से एक शक्तिशाली ताकत के बदले में उसके शरीर में आ गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रिटर्न टू डस्ट नाम का मतलब था कि इसका इस्तेमाल करने के बाद राख से राख, धूल से धूल। यह अपने दुश्मन के साथ मिलकर खत्म होने की चाल थी। वर्तमान में लू एर की आभा बहुत तेजी से बढ़ी, सीधे चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की दहलीज को तोड़ते हुए, पांचवें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को पार करते हुए, अंततः छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र पर रुक गई। लू एर ने स्वर्ग की भ्रामक बर्फीली आत्मा की साधना में जो समय बिताया वह अभी भी बहुत कम था। हालांकि वह आश्चर्यजनक गति से सुधार कर रही थी, लेकिन उसकी समझ उतनी गहरी नहीं थी। यदि आत्मा हिम दिव्य राजा ही प्रगाढ़ हिम को धूल में बदलने की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर रहा था, भले ही वह केवल प्रथम स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की शक्ति पर ही क्यों न हो, वह सीधे सार क्यूई क्षेत्र के महान पूर्णता चक्र तक अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम होगी। यद्यपि झांग हेंग लू एर की अचानक बढ़ती ताकत से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र अभी भी उससे एक छोटा सा स्तर नीचे था। लेकिन वह इस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि लू एर ने अभी अभी उसे लगभग मार ही डाला था, जिससे वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उस बर्फीले तीर ने उसकी वासना को भी बुझा दिया। अभी वह जो करना चाहता था, वह लू एर को परलोक भेजना था। सीधे तौर पर हत्या करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। उसे अकादमी द्वारा दंडित किया जाता। लेकिन चूंकि इस लड़की के पास 9 यिन निरपेक्ष मेरिडियन था, इसलिए अगर वह अपनी मौत चाहती तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मर जाओ, बदचलन। लू एर ने एक हाथ से हवा पकड़ी। एक बर्फ का तीर फिर से बना और झांग हेंग की ओर बढ़ा। झांग हेंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसे आसानी से चकमा दे दिया। इस बर्फ के तीर में भले ही बहुत अधिक आक्रमण करने की शक्ति हो, लेकिन यदि ये लक्ष्य पर न लग सके तो इसका क्या फायदा। वह अभी तैयार नहीं था। यही वजह थी कि लू एर का चुपके से हमला लगभग सफल हो गया। अब जब वे आमने सामने लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से वह फिर से इसके झांसे में नहीं आएगा। आखिरकार लू एर ये युआन नहीं थी। उसके पास वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी और वह अचानक बढ़ती ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इस तरह के सीधे हमले से स्पष्ट रूप से शक्तिशाली झांग हेंग को कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि लू एर को इसकी परवाह नहीं थी। प्रोफाउंड आइस रिटर्न्स टू डस्ट को सक्रिय करने से पहले ही वह मरने की इच्छा रखती थी। लू एर का मानना था कि भले ही वह इस आदमी को नहीं मार सकी, लेकिन यंग मास्टर उसका बदला लेगा। इस तरह के हमलों से मुझ पर निपटने की कोशिश कर रहे हो। तुम पृथ्वी रैंक के छात्रों की ताकत को बहुत कम आंक रहे हो। झांग हेंग ने उपहासपूर्ण चेहरे के साथ कहा। हुन्फ, हजार भ्रम की जय। लू एर चिल्लाई जब उसके दोनों हाथों ने गोलाकार बना लिया। बहुत तेजी से उसके हाथों के बीच अनगिनत पत्थर बन गए। दोनों हथेलियों को बाहर धकेलते हुए एक ओला झांग हेंग की ओर उछला।
झांग हिंग आश्चर्यचकित था। उसने नहीं सोचा था कि लू एर के हमले बिना रुके जारी रहेंगे। यह ओलावृष्टि एक क्षेत्र प्रभाव हमला था। झांग हिंग की गति तेज थी, लेकिन फिर भी वह कई ओलों से मारा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इस ओले की आक्रमण शक्ति पिछले बर्फ के तीर की तुलना में बहुत कमजोर थी। झांग हिंग की शक्तिशाली सौर ऊर्जा सुरक्षा के साथ इस तरह के हमले उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हुन्फ। मौत को आमंत्रित करने के लिए मुझे दोष मत दो, लड़की। सांप छाया चाबुक। झांग हिंग की चाबुक तकनीक बहुत ही कुशल थी। चाबुक ने बेहद मुश्किल कोण से लू एर की ओर वार किया। अभी लू एर को पता था कि वह झांग हिंग के मुकाबले में नहीं है, और उसके दिल में पहले से ही मरने की इच्छा थी। वह इस कोड़े से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहती थी। लू एर के चेहरे पर अचानक एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। यह देखकर झांग हिंग चौंक गया। केवल ये देखने के लिए कि लू एर के हाथ बहुत तेज गति से चले और उसने वास्तव में एक पल में कई बर्फ के तीर बना दिए। लू एर ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। वह वास्तव में दोनों पक्षों को हराने जा रही थी। झांग हिंग को उम्मीद नहीं थी कि लू एर को मौत का इतना डर नहीं होगा। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपना चाबुक वापस खींच लिया और चाबुक को चारों ओर घुमाया। बहुत जल्द बर्फ के तीर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी ताकत लू एर से कहीं ज्यादा थी और उसका युद्ध अनुभव भी बहुत समृद्ध था। लू एर के लिए उसे सीधे घायल करना स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करने से भी ज्यादा कठिन था। झांग हिंग ने बर्फ के तीरों को तोड़ने के बाद एक बार फिर अपने चाबुक से प्रहार किया। लू एर के हमले ने उसकी सारी सौर ऊर्जा पहले ही समाप्त कर दी थी। अभी वह आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए उसने बचाव करना छोड़ दिया और मौत का इंतजार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। युवा मास्टर, भविष्य में लू एर आपकी सेवा करने के लिए आपके पास नहीं रह सकेगी। आपको अपना अच्छा ख्याल रखना होगा। आंसू की दो साफ धाराएं गिरी और बर्फ की बूंदों में जम गईं। झांग हिंग को पता था कि लू एर को मौत का डर नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लू एर मौत का इतना इंतजार करेगी कि उसने बचाव करना ही बंद कर दिया। उसने इस चाल को नहीं रोका। अगर उसने लू एर को मारा होता तो वह निश्चित रूप से मर जाती। हमला पहले ही हो चुका था और झांग हिंग अब इसे रोक नहीं सकता था। जैसे ही उसने देखा कि यह लू एर पर उतरने वाला है, तिरछे से एक बल बाहर आया। ची। बल ने वास्तव में नर्म चाबुक को सीधे तोड़ दिया। झांग हिंग भयभीत था। हालांकि उसका नर्म चाबुक कोई जादुई कलाकृति नहीं था, लेकिन अभी अभी किए गए उस हमले ने चाबुक के अंदर सौर ऊर्जा भर दी। ये किसी व्यक्ति को सीधे छेद सकता था, और फिर भी किसी के एक ही वार से यह टूट गया। वहां कौन है? तुम वाकई बहुत नीच हो जो मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कर रहे हो। झांग हिंग चिल्लाया। नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक तेजी से आया और लू एर के पास उतरा। उसने झांग हिंग की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। लू एर को उठाकर उसने उसे खाने के लिए एक औषधीय गोली निकाली। लू एर, युवा मास्टर देर से आए। लू एर ने थके हुए मन से अपनी आंखें खोली और देखा कि यह ये युवान था। उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक लौट आए। बात मत करो, बगल में खड़े होकर देखो। युवा मास्टर तुम्हारे लिए खड़े होंगे। जैसे जैसे वह बोल रहा था, ये युवान के शब्द और भी ठंडे होते जा रहे थे। ये युवान ने लू एर को एक तरफ सहारा दिया और फिर वह सीधा खड़ा हो गया और चिल्लाया, अभी मैं वास्तव में किसी को मारना चाहता हूँ। जो कोई भी मुझे रोकेगा वह मेरा दुश्मन होगा। जब तक तुम मर नहीं जाओगे मैं हार नहीं मानूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 76। शक्तिशाली व्यक्ति नियम तोड़ता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। बेजोड़ औषधि देवता C76। शक्तिशाली लोग नियम तोड़ते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 76। शक्तिशाली व्यक्ति नियम तोड़ता है। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। इस समय मैं सचमुच किसी को मारना चाहता हूँ। जो कोई भी मुझे रोकेगा वह मेरा दुश्मन होगा। जब तक तुम मर नहीं जाते मैं हार नहीं मानूंगा। ये युआन के शब्द फैंग रुओकिंग की ओर निर्देशित थे। वह जानता था कि फैंग रुओकिंग भी आई थी। यदि फैंग रुओकिंग कोई कदम उठाता है तो उसके लिए झांग हिंग को मारना असंभव होगा। यह एक चेतावनी थी। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह एक प्रकार की मौन सहमति थी। झांग हिंग जोर से हंसा जैसे उसने अभी अभी कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। हा, मुझे मार डालोगे? तुम वही ये युआन हो, है ना? सिर्फ तुम एक छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र मुझे मारने के लिए रैंक में आगे बढ़ना चाहते हो। तुम दोनों, मालिक और नौकर, अपनी ताकत का अंदाजा लगाने में समान रूप से असमर्थ हो। ये युआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए और शांत भाव से कहा, क्या तुम अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हो? या कोई तुम्हें उकसा रहा है? बोलो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
ये युआन का इस झांग हिंग से कोई संबंध नहीं था। लू एर के लिए किसी को भड़काना और भी असंभव था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि झांग हिंग बिना किसी कारण के लू एर को ऐसी निराशाजनक स्थिति में डाल देगा। अभी अभी झांग हिंग ने एक नजर में ही ये युआन को पहचान लिया। इससे उसके अनुमान की पुष्टि हो गई। क्या मजाक है? आप एक छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र बहुत घमंडी हैं। आपको लगता है कि ब्लैक रैंक एडवांसमेंट टेस्ट पास करने और अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने के बाद आपके पास अनुभवी पृथ्वी रैंक के छात्रों को चुनौती देने के लिए पूंजी है। मेरी जान बख्श दो, तुम मुझे दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यद्यपि झांग हिंग ये युआन की प्रगति की गति से चकित था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह उसे धमकी दे सकता है। वह ये युआन से 3 छोटे साधना क्षेत्र ऊपर था और वे एक छोटे से चरण से अलग थे। शक्ति में इस तरह का अंतर इतनी आसानी से पाटा नहीं जा सकता था। झांग हिंग ने माना कि ये युआन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन डेनवू अकादमी में प्रवेश करने वाले और पृथ्वी रैंक के छात्र बनने वाले लोगों में से कौन प्रतिभाशाली लोगों में से एक नहीं था। ये युआन ने आह भरी और शांति से कहा, एक मूर्ख के साथ वास्तव में बातचीत नहीं की जा सकती। चूंकि तुम बात नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम बात नहीं कर लेते। ये युआन ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और स्टैकिंग वेव्स लेड पाम को अंजाम दिया। 8 परत लहर। हुन्फ, बेपरवाह बदमाश, तूने मुझे नीची निगाह से देखने और केवल एक हाथ का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। झांग हिंग स्वाभाविक रूप से अपने हाथ जोड़कर मौत का इंतजार नहीं करेगा। उसने अपना हथियार एक तरफ फेंक दिया और अपने नंगे हाथों का भी इस्तेमाल किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रज्ञा पाम। झांग हिंग ने एक उच्च स्तरीय मार्शल तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। झांग हिंग ने इस प्रज्ञा हथेली पर बहुत समय और प्रयास लगाया था और इसे महान सफलता चरण तक प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा उन्होंने दोनों हथेलियों से एक साथ वार किया, इसलिए सार ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। झांग हिंग ने अपने मुंह के कोने को सिकोड़ लिया जैसे कि वह ये युआन की गंभीर रूप से घायल छवि देख रहा हो। तीनों हथेलियां आपस में टकराईं, लेकिन घटनाएं वैसी नहीं हुई जैसी झांग हिंग ने कल्पना की थी। उसने महसूस किया कि ये युआन की हथेली से एक बहुत बड़ी ताकत निकल रही है, जो तुरंत उसके दोनों हाथों से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। पू, झांग हिंग ने दबी हुई कराह भरी और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। उसका पूरा शरीर ऐसे उछल गया जैसे उसे जोर से मारा गया हो। अब क्या तुम बात करोगी? ये युआन बिना किसी भावना के शांति से बोलता रहा। ये युआन ने गुस्से में जो हथेली छोड़ी वह 8 परत वाली लहर थी। स्टैकिंग वेव्स लेयर्ड पाम 8 लेयर वेव। यह एक ऐसी हथेली तकनीक थी जो पहले स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे को भी खत्म कर सकती थी, और झांग हिंग ने मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे सीधे स्वीकार करने का फैसला किया। अगर वह नहीं मरता तो कोई न्याय नहीं होता। लेकिन ये युआन ने जानबूझकर इस कदम को रोक लिया और झांग हिंग को केवल गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि मास्टरमाइंड कौन था। ये युआन 2 कदम आगे बढ़ा और झांग हिंग के पास गया। उसे नीचे देखते हुए उसने ठंडे स्वर में पूछा, अब क्या तुम बात करोगे? पू, झांग हिंग ने एक बार फिर खून का घूंट खांसकर बाहर निकाला। अभी उसके हाथ टूट चुके थे और उसके अंदरूनी अंगों को भी बहुत गंभीर चोटें लगी थीं। वह अविश्वसनीय रूप से दयनीय लग रहा था। अगर उसे चिकित्सा उपचार नहीं मिला तो वह जल्द ही मर जाएगा और ये युआन को हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करो, मेरी बात करो। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मार दो। डेनवू अकादमी के नियमों के अनुसार छात्र एक दूसरे को नहीं मार सकते। तो आओ, मुझे मार दो। झांग हिंग के खून के दाग उसके दांतों पर लग गए और वह बुरी तरह हंसने लगा। ये युआन ने झांग हिंग को दयनीय दृष्टि से देखा और उसने ठंडे स्वर में कहा, नियम केवल तुम्हारे जैसे औसत दर्जे के लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति सभी नियमों को तोड़ देगा और अपने स्वयं के नियम स्थापित करेगा। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों के नियमों के तहत ही रह सकता है। कितना दयनीय है। हाँ हाँ हाँ, कौन नहीं जानता कि कैसे शेखी बघारी जाए। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे लिए नियम तोड़कर देखो। एक छठे स्तर का सार्क्यूई दायरे का गुंडा नियम तोड़ने के बारे में बकवास कर रहा है। क्या मजाक है? झांग हिंग को यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये युआन ने अकादमी के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अकादमी के इतिहास में नियम तोड़ने वाले सभी लोगों को मौत की सजा दी गई थी, उस व्यक्ति को छोड़कर। क्या ऐसा है? तो मैं अब नियम तोड़ दूंगा, सिवाय इसके कि तुम इसे देख नहीं पाओगे। ये युआन ने फिर से अपना हाथ उठाया और सार ऊर्जा उसकी हथेली के भीतर हल्के से मडरा रही थी। इस समय झांग हिंग स्पष्ट रूप से ये युआन की हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन के लिए लुएर उसके सबसे करीबी प्रियजनों में से एक थी और झांग हिंग ने उसे तब तक मजबूर करने की हिम्मत की जब तक कि उसने प्रोफाउंड आइस रिटर्न्स टू डस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी मौत भी अपर्याप्त थी। अपने अनमोल जीवन में ये युआन के पास अपने प्रियजनों की रक्षा करने की क्षमता नहीं थी। इस जीवन में वह अपने प्रियजनों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन उसने ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। ये युआन की आत्मनिंदा पहले ही उसके क्रोध को पार कर चुकी थी। ये हथेली बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की ओर थपथपाई गई। झांग हिंग को अब ये युआन के दृढ़ संकल्प पर संदेह नहीं था। मैं बात करूंगा, मुझे मत मारो। मैं केवल किसी के उकसावे पर था। झांग हिंग अंततः दबाव का सामना नहीं कर सका और जल्दी से चिल्लाया, बात करो। ये युआन ने अपनी हथेली नहीं हिलाई। वह झांग हिंग के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं बात तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे, वरना मैं कुछ कहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। झांग हिंग ने दर्द से अपना फैसला सुनाया और उसे धमकाया, क्या ऐसा है तो इसे अपने साथ अपने ताबूत के अंदर ले आओ। ये युआन ने अपनी हथेली की ताकत लगाई और झांग हिंग के थोड़ा करीब आ गया। मत करो। मैं बात करूंगा। मैं यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन तियानचेंग है जिसने मुझे निर्देश दिया था। मैं केवल उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। वह सामान्य मामलों के विभाग का प्रमुख छात्र है, इसलिए मैं उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। जूनियर प्रशिक्षु भाई ये, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। मैं निश्चित रूप से लिन तियानचेन के खिलाफ गवाही देने में आपकी मदद करूंगा। भगवान ही जाने कि झांग हिंग को इतनी ताकत कहां से मिली कि वह रेंग कर ऊपर आया और ये युआन के पैर पकड़ लिए जबकि वह चिल्ला रहा था, अच्छा अब तुम मर सकते हो। ये युआन की हथेली नीचे गिर गई और झांग हिंग बिना कोई आवाज किए मर गया। भले ही वह दूसरों की आज्ञा का पालन कर रहा था या नहीं, वह लुएर को ऐसी स्थिति में लाने के लिए 10,000 बार मरने का हकदार था। लिन तियानचेंग। ये युआन ने एक पल सोचा और याद किया कि यह लिन तियानचेंग कौन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में एक छोटी सी बात थी जिसकी वजह से लुएर को इतनी बुरी हालत में होना पड़ा। अगर उसे पहले से यह पता होता तो वह निवारक उपाय करता। ठीक इसी समय लुएर की हरकत ने ये युआन को सचेत कर दिया। वह जल्दी से लुएर के पास पहुंचा। लुएर में अब खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। वह अब आगे की ओर रेंग रही थी। लुएर, तुम क्या कर रहे हो? अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। ये युआन चिल्लाया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। लुएर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अंततः उस नीले रंग के बैच के सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस अल्केमी मास्टर बैच को पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से ऐसे लगा लिया जैसे वह नीला बैच ही उसका सब कुछ था। ये युआन ने जल्दी से लुएर को उठाया। लुएर को बैच मिलने के बाद वह अब और नहीं रुक सकी और बेहोश हो गई। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी जो पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही थी। लुएर के हाथ में उस वस्तु को देखकर वह अपने दिल की पीड़ा को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके लिए एक महत्वहीन बैच को लुएर ने इतनी गहराई से संजोया था। धन्यवाद लुएर, चलो घर चलें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 77। क्या तुम सबने सब बातों पर गहराई से विचार कर लिया है? गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C77। क्या आप सभी ने सब कुछ सोच लिया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 77। क्या तुम सब ने सब बातों पर गहराई से विचार कर लिया है? अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? अकादमी के नियमों के अनुसार साथी छात्रों की हत्या करना मृत्युदंड है। फैंग रुओकिंग ने एक हल्की सी आह भरी और खुद को प्रकट करते हुए ये युआन का रास्ता रोक लिया। ये युआन रुक गया और फिर उसने जवाब दिया, अगर फैंग झिरो किसी की वजह से इस तरह खत्म हो जाता तो आप क्या करते? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फैंग रुओकिंग अवाक रह गई। जवाब स्पष्ट था। उन लोगों को मौत की सजा इसलिए दी गई क्योंकि वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थे। अगर उनमें पर्याप्त क्षमता और पर्याप्त ताकत होती तो मुझे लगता है कि अकादमी उन्हें नहीं मारती बल्कि उनका भरपूर पालन पोषण करती, है ना? ये युआन ने उदासीनता से कहा। ये युआन के शब्द काफी अहंकारी थे, लेकिन उसने जो कहा वह तार्किक और स्वाभाविक था। चाहे यह उसका पिछला जीवन था या ये जीवन, ये युआन स्वर्ग के नीचे सभी शीर्ष प्रतिभाओं को गर्व से देख सकता था। जरा कल्पना कीजिए कि वह कितना महान प्रतिभाशाली व्यक्ति था कि उसे ईश्वरीय क्षेत्र में कीमिया भगवान के क्षेत्र में सफलता पाने वाले सबसे अधिक संभावित व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, जहां प्रतिभाएं बैलों के बालों के समान असंख्य थीं।
अब जबकि वो पुनर्जन्म ले चुका है और एक बार फिर जीवित हो गया है, तो वह इस छोटे से किन राज्य की परवाह क्यों करेगा। फैंग रुओकिंग कुछ देर चुप रही, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। वास्तव में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मारा नहीं गया, बल्कि अकादमी द्वारा उन्हें बहुत अधिक प्रशिक्षित किया गया। 5 साल पहले अकादमी में एक चौंकाने वाला चमकदार व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन क्योंकि उसके भाई को किसी ने धमकाया था, उसने गुस्से में एक छात्र को मार डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि न केवल अकादमी ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे बहुत अधिक प्रशिक्षित भी किया गया। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि मैं उससे कमतर हूँ। फैंग रुओकिंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति को नहीं मार रहे हैं, बस एक ढेर सारा कचरा। अगर वे मारे गए तो वे मारे गए। ये युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो कोई भी अपने प्रिय लोगों को छूने की हिम्मत करता, उसे मारे जाने के लिए तैयार रहना पड़ता। एक छोटा सा लिन तियानचेंग, अगर उसे मारा गया तो उसे मार दिया गया। वे और क्या कर सकते थे? लेकिन मैंने इस लिन तियानचेंग के बारे में पहले भी सुना है। वह एक आधा कदम वाला स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म है। भले ही आप आश्चर्यजनक रूप से तेजी से आगे बढ़े हो, क्या आप उसके मुकाबले में हैं? अगर आप जीत गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हार गए तो कुछ लोग आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसने बस लू एर को फैंग रुओकिंग के पास भेज दिया। अगर आप मुझे एक दोस्त की तरह मानते हैं तो बस लू एर की अच्छी देखभाल करने में मेरी मदद करें। फैंग जिरो को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो उसके दिल में खुशी महसूस हुई। ये युआन स्पष्ट रूप से उसका छात्र था। क्या दोस्त बनना अजीब नहीं था? लेकिन यह इतना स्वाभाविक क्यों था? मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, फैंग जिरो ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन ने अपने हाथ हिलाए जैसे वह इस प्रश्न में उलझना नहीं चाहता था। लू एर का साथ दो। मैं उसके शरीर में ठंड के जहर को दबाने में उसकी मदद करने जा रहा हूँ, अन्यथा वह रात भर जीवित नहीं रह पाएगी। फैंग रुओकिंग ने आज्ञा का पालन किया और लू एर को ठीक से ऊपर उठाया। फिर ये युआन ने लू एर के शरीर पर तेजी से 1 दर्जन से ज्यादा वार किए। उसके बाद उसने उसकी हथेली को ऊपर उठाया और अपनी खुद की सार ऊर्जा को उसके ऊपर स्थानांतरित कर दिया। चरम यांग और शक्ति के संदर्भ में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला जिसे ये युआन ने विकसित किया था, वह एक साधना नियम था जिसने उन्हें चरम सीमा तक पहुंचा दिया। अपने साधना कानून की तुलना में फैंग जिरो ने जिस साधना कानून में प्रशिक्षण लिया था, वह एक छोटी चुड़ैल की एक महान जादूगर से मुलाकात के समान था। ये युआन की सार ऊर्जा अतुलनीय रूप से मोटी थी, जो 9 यिन फ्रॉस्ट जहर को दबाने के लिए एकदम सही थी। लेकिन ये केवल लक्षणों का इलाज कर सकता था, समस्या की जड़ का नहीं। 9 यिन दिव्य लिंक मेरिडियन एक जन्मजात 9 यिन निरपेक्ष मेरिडियन था। एक बार जब ठंड का जहर फूटता है, तो यह एक बर्फ के ब्लैक होल की तरह होता है, जो अपने आप ही आसपास की सारी ठंडी क्यूई को शरीर में खींच लेता है, जो बेहद भयानक होता है। चाहे ये युआन की सार ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्वर्ग और पृथ्वी की ठंडी इन शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये केवल अस्थायी रूप से लू एर के शरीर में ठंड के जहर को दबा सकती थी। ये युआन के हाथ हटा लेने के बाद लू एर का चेहरा खिल उठा, लेकिन वह अभी भी बेहोश थी। मैं लू एर को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैं कुछ लोगों को मारने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ये युआन पलटा और चला गया। ... जनरल अफेयर्स विभाग का प्रवेश द्वार काफी व्यस्त स्थान था, जहां लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ये युआन दरवाजे के पास से आगे बढ़ा, लेकिन 2 छात्रों ने उसे रोक दिया। आप किस रैंक पर हैं? जनरल अफेयर्स विभाग में आने का आपका उद्देश्य क्या है? छात्रों में से एक ने उनसे पूछा। उन्होंने हर किसी को नहीं रोका। एक नजर में ही वे बता सकते थे कि ये युआन दोस्ताना नहीं लग रहा था और कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए उसे रोका गया था। लोगों को मारने के लिए। ये युआन के मुंह से ये 3 शब्द अनायास ही निकल गए, जिससे इसे सुनने वाले दोनों छात्रों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? डैन वू अकादमी छात्रों को निजी तौर पर हत्या करने से मना करती है। क्या तुम अकादमी के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हो? ये छात्र भी छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था, लेकिन ये युआन के दबाव में उसकी सार ऊर्जा में अस्थिरता के लक्षण दिखाई दिए। मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। लिन तियानचेन कहाँ है? उससे कहो कि वह बाहर आकर मर जाए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, क्या आपके सिर पर चोट लगी है? जल्दी से चले जाओ। यदि आप अभी भी नहीं जाते हैं तो हम विनम्र नहीं होंगे। दूसरा व्यक्ति थोड़ा बेहतर था और वह बस ये युआन को भगाना चाहता था। एक छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र एक आधे कदम के आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने की इच्छा के बारे में बकवास कर रहा है। अगर उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त नहीं था तो यह क्या था?
ये युआन ने इन दोनों लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उन दोनों के बीच से अपना रास्ता बना लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दोनों लोग प्रवेश द्वार की रखवाली के प्रभारी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ये युआन को इस तरह से अंदर नहीं आने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने ये युआन को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। धमाका। उनके हाथों ने ये युआन को छुआ भी नहीं था कि वे ये युआन द्वारा छोड़ी गई सार ऊर्जा द्वारा बहुत दूर उड़ गए, जिससे स्वतः ही एक मार्ग खुल गया। यद्यपि वे छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में समान थे, फिर भी अंतर बहुत बड़ा था। ये युआन की सार ऊर्जा की मोटाई उसी क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक थी। ये दोनों लोग संभवतः ये युआन के बराबर कैसे हो सकते हैं? कोई परेशानी खड़ी कर रहा है, उसे रोको, जल्दी करो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन को सूचित करो। उनमें से एक छात्र अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था। जमीन पर उतरने के बाद उसने अपने शरीर के दर्द को अनदेखा किया और जोर से चिल्लाया। बाहर की हरकतों से अंदर बैठे लोग घबरा गए। अब जब उसने इस तरह चिल्लाया, तो बाहर आए छात्रों को तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ है। एक 8वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र का छात्र ये युआन को रोकने के लिए आया। उसने गुस्से से डांटा, तुम कौन हो? कितने दुस्साहसी हो? क्या तुम जानते हो कि यहाँ वास्तव में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करने के लिए ये कौन सी जगह है? ये युआन ने उसकी परवाह नहीं की और आगे चलना जारी रखा। मृत्यु को आमंत्रित करना। ये युआन का घमंडी रवैया देखकर वह छात्र तुरंत क्रोधित हो गया। वह ये युआन को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। ये युआन ने लापरवाही से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह छात्र उछलकर दीवार से टकराया, लेकिन वह रुक नहीं पाया। सबने ठंडी सांस ली। ये युआन के पास स्पष्ट रूप से केवल छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र की ताकत थी, लेकिन एक साधारण हथेली में इतनी शक्ति थी कि वह 8वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र को उड़ा सकती थी। ये बहुत स्पष्ट था कि ये युआन ने पहले ही दया दिखाई थी। अन्यथा 8वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र का छात्र अभी मरा हुआ होता। स्टैकिंग वेव्स लेड पाम, वह ये युआन है। ठीक उसी समय भीड़ में से किसी ने ये युआन की हस्तरेखा तकनीक को पहचान लिया और उसने तुरंत ये युआन की पहचान का अनुमान लगा लिया। केवल एक ही व्यक्ति था जो डैन वू अकादमी के भीतर स्टैकिंग वेव्स लेड पाम को सहजता से मुक्त कर सकता था, और वह था ये युआन। उनके अलावा हेड सीनियर अप्रेंटिस भाई लोंग टैंग भी ऐसा नहीं कर सके। जल्दी करो, जल्दी से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन को सूचित करो। कहो कि ये युआन जनरल मामलों के विभाग में गड़बड़ी करने आया है। चलो उसे एक साथ रोकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम में से इतने सारे लोग छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को भी नहीं संभाल सकते। एक छात्र जो एक छात्र प्रबंधक लग रहा था, चिल्लाया। जैसी कि उम्मीद थी, उनके भाषण के बाद अन्य लोग भी उत्साहित हो गए। ये सही है। चाहे ये युआन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी सिर्फ एक व्यक्ति था। उनमें से कई लोग 8वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में थे और कुछ 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में थे। वह इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता था? ये युआन ने अपनी नजर सबके ऊपर घुमाई, जिससे सभी लोग कांप उठे। क्या आप सभी ने इस पर गहराई से विचार किया है? हर गलत काम के लिए कोई ना कोई अपराधी होता है और हर कर्ज का कोई ना कोई देनदार होता है। मैं सिर्फ लिन तियानचेन की तलाश कर रहा हूँ। क्या आप सभी वाकई साथी बनना चाहते हैं? ये युआन ने शांति से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 78 नीच लिन तियानचेन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C78 नीच लिन तियानचेन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 78 नीच लिन तियानचेन। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। दान वू अकादमी के सामान्य मामलों के विभाग को आंतरिक प्रांगण, मध्य प्रांगण और बाहरी प्रांगण में विभाजित किया गया था। बाहरी प्रांगण वह था जहां छात्रों को नौकरियां मिलती थी। मध्य प्रांगण वह था जहां सामान्य मामलों के विभाग के छात्र प्रबंधक काम का प्रबंधन करते थे। आंतरिक प्रांगण वह था जहां महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यवसायों से निपटते थे। वर्तमान में लिन तियानचेन आंतरिक प्रांगण में छात्र प्रबंधकों को कार्य सौंप रहे थे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी उन मामलों को निपटा लें जिनका मैंने अभी निर्देश दिया है। नए प्रवेशित छात्रों की निगरानी को मजबूत करना होगा। उन्हें विनम्रतापूर्वक आज्ञा पालन करना होगा। अगर कोई परेशानी पैदा करता है तो सीधे उसे दबा दें। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लिन तियानचेन कुछ लोगों को आदेश दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का हो। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, हम इसे तुरंत करेंगे। बात खत्म करते हुए कई लोग मुड़े और चले गए। बूम बूम बूम, एक तेज दस्तक सुनाई दी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, कुछ बुरा हुआ है। कुछ बुरा हुआ है। दरवाजे के बाहर एक छात्र ने शोर मचाया, जिससे लिन तियानचेन का माथा ठनका।
लिन तियानचेंग हमेशा नियमों के प्रति बहुत सख्त रहा है। निचले स्तर के लोगों ने प्रवेश करते समय कभी भी इस तरह का हंगामा करने की हिम्मत नहीं की थी। आज वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो भाले की नोक से टकरा गया था। चरमराहट। दरवाजा एक छात्र प्रबंधक ने खोला और गुस्से से डांटते हुए कहा, ये शोर शराबा किस बात का है? क्या तुम्हें नहीं पता कि सीनियर अप्रेंटिस भाई लिन व्यस्त है? क्या तुम्हारी त्वचा कोड़े खाने के लिए खुजली कर रही है? उस छात्र ने उसे नजरअंदाज किया और उसके चारों ओर घूमकर लिन तियानचिंग से रोते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, कुछ बुरा हुआ है? वह ये युवान वर्तमान में विभाग के बाहर हंगामा कर रहा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हु उसे रोकने के लिए गया, लेकिन उसे एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया। उसने यहाँ तक कहा। जब लिन तियानचिंग ने ये युवान का नाम सुना तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया था कि लू एर को झांग हेंग द्वारा तंग किया जा रहा है और क्रोध की ज्वाला उसके दिल पर हमला कर रही थी। यही कारण था कि वह जनरल अफेयर्स विभाग में इतनी उथल पुथल मचाने आया था। ये सोचते हुए लिन तियानचिंग ने ठहाका लगाया, क्या तुम सब सिर्फ चावल खाते हो और कुछ नहीं करते? सिर्फ चौथे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र ने तुम सबको इस तरह से डरा दिया है। वह हु टाई भी एक कचरा है जिसे चौथे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र के एक ही थप्पड़ से उड़ा दिया जाएगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, ये युआन वह केवल चौथे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में नहीं है। हम केवल चौथे स्तर के सार्क्यू क्षेत्र ही नहीं, मुझे मत बताओ कि वह वास्तव में 5वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बंद एकांतवास में प्रवेश कर गया था। ये 5वां स्तर सार्क्यूई क्षेत्र भी नहीं है। उस छात्र ने अपने सिर को खड़खड़ाते ड्रम की तरह हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस रूप को देखकर लिन तियानचिन क्रोधित हो गया। क्या तुम ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे तुम्हारी सांस फूल रही हो? ये युआन की ताकत क्या है? वह कुछ दिनों तक बंद कमरे में एकांत में रहकर छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता है ना? इस बार उस छात्र का सिर चावल के लिए चोंच मारते हुए मुर्गे की तरह था और वह लगातार सिर हिला रहा था। ये सही है, ये युआन पहले से ही छठे स्तर के सार्क्यूई दायरे में है। क्या लिन तियानचिन सहित कमरे में मौजूद सभी छात्र प्रबंधक आश्चर्यचकित थे। वे, जाहिर है, ये युआन के पास कितनी ताकत है, इसके बारे में जानते थे। लगभग 10 दिन पहले ये युआन ने लिन तियानचिन को बहुत शर्मिंदा कर दिया था। उस समय वह अभी भी चौथे स्तर के सार्क्यूई दायरे में था। बस 10 दिन या तो बीते थे और ये युआन पहले से ही छठे स्तर सार्क्यू क्षेत्र में था। वो प्रथम स्तर सार्क्यू क्षेत्र से तीसरे स्तर सार्क्यू क्षेत्र में कूद गया। चौथे स्तर सार्क्यू क्षेत्र से छठे स्तर सार्क्यू क्षेत्र में भी कूदा जा सकता है। आखिर इस दुनिया में क्या हो रहा था? मुख्य बात यह थी कि न केवल ये युआन ने अपने साधना क्षेत्र को बहुत तेजी से बढ़ाया, बल्कि उसकी ताकत में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ। क्या उन्होंने अभी अभी यह नहीं सुना कि इस बदमाश ने क्या कहा? उसने हुटाई को एक ही थप्पड़ से उड़ा दिया। हुटाई 8वें स्तर का सार्क्यूई क्षेत्र था और वह एक भी वार नहीं झेल सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये युआन के पास कम से कम 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र की ताकत थी? सदमे के बाद लिन तियानचिन का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये युआन में उसे इतनी जल्दी धमकाने की शक्ति होगी। ऐसा लग रहा था कि झांग हेंग के लिए यह पहले से ही निराशाजनक था। हंफ, बस छठे स्तर का सार्क्यूई क्षेत्र। आप सभी अनुभवी पृथ्वी रैंक के छात्र हैं। मुझे मत बताओ कि आप में से हर कोई छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र से डरता है। क्या आप सभी डेनवू अकादमी के छात्र हैं? आप बाहर जाओ और उन्हें एक साथ हमला करने के लिए कहो। अगर वे छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र को भी नहीं रोक सकते हैं, तो जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट को उनकी क्या जरूरत है? लिन तियानचिन ने बेशर्मी से बाहर के लोगों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लिन तियानचिन वास्तव में ये युआन से नहीं डरता था, लेकिन अगर वह बाहर के लोगों का इस्तेमाल करके ये युआन की युद्ध शक्ति को कम कर सकता था, तो क्यों नहीं? डॉट 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 डॉट। क्या तुम सबने इस पर गहराई से सोचा है? हर गलती का अपराधी होता है और हर कर्ज का देनदार होता है। मैं सिर्फ लिन तियानचिन की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम सब वाकई साथी बनना चाहते हो? ये युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। विभाग के बाहर के छात्र उसके आभामंडल से प्रभावित हुए और एक साथ एक कदम पीछे हट गए। ये युआन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और भीड़ एक बार फिर पीछे हट गई। छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र ने 7वें और 8वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र के छात्रों के एक समूह को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। यदि इसे बाहर फैला दिया जाए तो सामान्य मामलों के विभाग की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ठीक इसी समय वह छात्र जो अभी अभी लिन तियानचिन को रिपोर्ट करने गया था, वापस आ गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन ने कहा कि एक साथ हमला करो और पहले उसे मार गिराओ। वह अभी छठे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में है। अगर तुम सब इससे नहीं निपट सकते तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? अगर तुम सब ये युआन को नहीं मार सकते तो भविष्य में जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करना भूल जाओ।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शब्द निकलते ही सबके चेहरे बदल गए। लिन त्यानचेंग हमेशा अपने शब्दों पर खरा उतरता था। वह वाकई इन सभी लोगों की जगह ले लेगा। इनमें से अधिकांश पृथ्वी रैंक के छात्रों को स्वर्ग रैंक तक आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे कुछ काम करने और कुछ लाभ के लिए मछली पकड़ने के लिए यहाँ रुक गए। यदि वे यहाँ काम नहीं करते तो संभवतः उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता। ये स्पष्टतः ऐसा परिणाम था जिसे वे देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम में से बहुत से लोग छठे स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र की देखभाल नहीं कर सकते। सब लोग हमला करो। सभी लोग एकत्रित हो गए और ये युआन को बीच में घेर लिया। ये युआन ने उन्हें नहीं रोका और उन्हें अपने चारों ओर घेरने दिया। अंततः ये लोग ये युआन पर हमला करने से खुद को नहीं रोक सके। सामने से 8वें स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र के एक छात्र ने अपनी तलवार ये युआन की ओर घुमाई। ये युआन ने आगे बढ़कर अपनी उंगली हिलाई। वह लंबी तलवार तुरंत उसके हाथ से उड़ गई। एक और थप्पड़ और वह 8वां स्तर सार्क्यूइक क्षेत्र उड़ गया। उसी समय पीछे से एक हथेली का हमला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये युआन के पीछे आंखें उग रही थी। उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाकर उससे बचने की कोशिश की। फिर उसने अपना हाथ पीछे की ओर पटका और वह व्यक्ति भी हवा में उड़ गया। कुछ समय के लिए चारों ओर हमले हुए, लेकिन कोई भी वास्तव में ये युआन को धमकी देने में सक्षम नहीं था। न केवल वे कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे, बल्कि ये युआन लड़ते हुए आगे भी बढ़ गया। वह बाहरी प्रांगण को पार करने ही वाला था। लोगों को ये युआन के चारों ओर के समूह से लगातार उड़ते और जमीन पर भारी मात्रा में उतरते देखा जा सकता था। पलक झपकते ही ये युआन इन लोगों की सुरक्षा को तोड़कर बाहरी प्रांगण से निकल गया। इनमें से ज्यादातर लोग 7वें स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र और 8वें स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र में थे। वर्तमान ये युआन के लिए कोई खतरा नहीं था। जहां उसकी हथेली की हवा पहुंचती थी, वहां चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। बाहरी प्रांगण में लोग जमीन पर लेटे हुए और चीख चीख कर चिल्ला रहे थे। ये युआन रुका नहीं, उसने तलवार पकड़ी और हाथ में तलवार लेकर अंदर की ओर बढ़ा। मध्य प्रांगण में प्रवेश करते ही लोगों के एक और समूह ने उसे घेर लिया। ये लोग जनरल अफेयर्स विभाग के छात्र प्रबंधक थे। उनमें से हर एक झांग हिंग जैसा था। 9वें स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र के सभी अस्तित्व। 9वें स्तर का सार्क्यूइक क्षेत्र में अस्तित्व का शिखर था। यह सार्क्यूइक क्षेत्र के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। उनकी ताकत 8वें स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र से भी अधिक मजबूत थी। ये युआन को किसी एक व्यक्ति की परवाह नहीं थी, लेकिन अब वहां लगभग 7 या 8 लोग थे। वे कहीं भी कोई छोटी ताकत नहीं थे। ये युआन ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग वाकई वफादार कुत्ते हो। लिन त्यानचेंग जहां भी इशारा करेगा, तुम लोग वहीं हमला कर दोगे। मेरे शब्द अभी भी वही हैं। हर गलत काम करने वाला अपराधी होता है और हर कर्ज का कर्जदार होता है। मैं सिर्फ लिन त्यानचेन को मारना चाहता हूँ। अगर तुम कुत्ते बनना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम पिटने के लिए तैयार रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 79। आपके पास पावरहाउस का दिल नहीं है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। बेजोड़ औषधि देवता C79। आपके पास पावरहाउस का दिल नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 79। आपके पास पावरहाउस का दिल नहीं है। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या मजाक है। डेन वू अकादमी में किसी ने कभी किसी को मारने की बात कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि तुम बहुत हिम्मतवर हो। एक सभी को ये युआन का इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार देखना बेहद हास्यास्पद लगा। डेन वू अकादमी में कोई भी लड़ सकता था और मौत की लड़ाई का भी आयोजन कर सकता था, लेकिन किसी ने कभी किसी को इतने सम्मानजनक तरीके से मारने की बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, ये युआन स्पष्ट रूप से दिखावा कर रहा था और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए इस तरह की धमकी का इस्तेमाल करना चाहता था। ये युआन ने दिखावटी अंदाज में अपनी तलवार को ठीक किया और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि मामला ऐसा है तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे मालिक को पीटने से पहले गार्ड कुत्तों को पीटना होगा। इन शब्दों के साथ ये युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार लेकर समूह पर हमला कर दिया। गिरते हुए फूल तैरते हुए शून्य तलवार को मार दिया गया और जब वह इन लोगों के बीच से गुजरा तो उसका पूरा अस्तित्व प्रतिच्छवियों की एक श्रृंखला बन गया। ये सभी छात्र प्रबंधक 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में थे। स्वर्ग रैंक के छात्रों और लिन त्यानचेन जैसे आधे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र के अलावा वे डेनवू अकादमी में लगभग अपराजय अस्तित्व थे। लेकिन इस समय उन्हें एक दुखद बात पता चली। वे ये युआन की आस्तीन के कोने को भी नहीं छू पाए। ये युआन का शरीर अनगिनत गिरती पंखुड़ियों की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से हिल रहा था, पूरी तरह से निशान रहित।
ये छात्र प्रबंधक आखिरकार 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र थे, ये युआन से ऊपर 3 छोटे साधना क्षेत्र। उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। ये युआन स्वाभाविक रूप से इन लोगों से निपटने के लिए क्रूर बल का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह अपना तुरुप का पत्ता इतनी जल्दी प्रकट नहीं करना चाहता था। पूरे अकादमी में फेंग रुओकिंग के अलावा, जिसने उसे झांग हिंग को मारने के लिए 8 परत वाली लहर का उपयोग करते देखा था, किसी को भी पता नहीं था कि वह 8 परत वाली लहर का उपयोग कर सकता है। लिन तियानचेंग आखिरकार एक आधा कदम आत्मा संघनन क्षेत्र था। उसके और ये युआन के बीच लगभग एक प्रमुख साधना क्षेत्र था। यह अच्छी बात नहीं होगी अगर उसे पहले से ही अपने तुरुप के पत्ते के बारे में पता चल जाए। दुश्मनों से निपटने के लिए फॉलिंग फ्लावर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से सार ऊर्जा का संरक्षण हो सकता है और साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी को सुनना भी किया जा सकता है। तो क्यों नहीं? यद्यपि ये युआन के क्रोध की ज्वालाएं अभी आसमान छू रही थीं, फिर भी उसने अपना विवेक नहीं खोया। यदि 2 जन्म जीने के बाद भी उसमें ये चतुराई नहीं आई तो सब व्यर्थ हो गया। गिरते हुए फूलों की नकल करके गिरते हुए फूलों वाली तैरती हुई शून्य तलवार बनाई गई थी। इसमें हवा के साथ स्वाभाविक और सुंदर तरीके से बहने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जो सार ऊर्जा के उपयोग पर बहुत किफायती था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक गिरते हुए फूल वाली तैरती हुई शून्य तलवार कमजोरियों से रहित नहीं थी। इसकी कमी थी अपर्याप्त आक्रमण शक्ति। लेकिन इस तरह की स्थिति में ये युआन को अधिक आक्रमण शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इन छात्रों को समय समय पर कुछ चोटें पहुंचाने के लिए अपनी सुंदर और फुर्तीली हरकतों का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी लड़ाकू शक्ति में भारी गिरावट आए। अय्यो, मेरा हाथ, आह, मेरा पैर, चीखें लगातार जारी रहीं। अनजाने में ही इन छात्र प्रबंधकों के शरीर पर कई चोटें उभर आईं। आखिर यह आदमी कैसा विचित्र है? 6ठे स्तर का सार्क्यूई क्षेत्र और वह इतना शक्तिशाली है। रुको, रुको, हम हार स्वीकार करते हैं। ये सही है। जल्दी रुको, हम आत्मसमर्पण करते हैं। एक व्यक्ति ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और बाकी सभी की हिम्मत तुरंत टूट गई। सभी ने जल्दी से अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। 6ठे स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, ये युआन के लिए अब सार्क्यू क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना कठिन होगा। ये युआन स्पष्ट रूप से उन्माद में सभी का वध नहीं करेगा। ये देखकर कि ये लोग पीछे हटने का इरादा रखते हैं, उसने उदासीनता से अपने हाथ में तलवार फेंक दी और आंतरिक प्रांगण की ओर चल दिया। आंतरिक प्रांगण में काम कर रहे एक छात्र को पकड़कर उसे आगे चलने के लिए मजबूर किया, और ये युआन वहां गया जहां लिन तियानचेंग था। ये युआन ने पैर से दरवाजा जोर से खोला, लेकिन कमरा पहले से ही खाली था, और लिन तियानचेंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे की खिड़की खुली हुई थी। जाहिर है, लिन तियानचेंग यहां से भाग गया था। ये युआन ठंडी हंसी हंसा और आत्मा को दिशा देने वाली धूपबत्ती की एक छड़ी निकाली। वह मेज पर आया और लापरवाही से जलाने के लिए एक किताब उठा ली। आत्मा को दिशा देने वाली धूपबत्ती हरे धुएं की एक किरण बन गई और हवा के साथ उड़ गई। एक मार्शल आर्टिस्ट की दिव्य आत्मा शक्तिशाली होती है और वह अपनी आत्मा की खुशबू उन जगहों पर छोड़ती है जहां वह अक्सर रुकता है। आत्मा मार्गदर्शक धूप इन आत्मा की खुशबू को पहचान सकती है और उसे खोज सकती है। जब शक्तिशाली मार्शल कलाकार भाग रहे होते थे, तो वे अपनी आत्मा की गंध को छिपा लेते थे। इसलिए आत्मा मार्गदर्शक धूप का उपयोग बहुत अच्छा नहीं था। अपने पिछले जीवन में ये युआन को ये केवल मजेदार लगता था, इसलिए उसने इस पर थोड़ा शोध किया। लेकिन लिन तियानचेंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि अपनी आत्मा की गंध को कैसे छिपाया जाए। चाहे वह कहीं भी भाग जाए, ये बेकार था। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन के प्रदर्शन ने लिन तियानचेंग को सचमुच चकित कर दिया। 7 से 8 9वें स्तर के सार्क्यूई दायरे के मार्शल कलाकारों को सब्जियां काटने की तरह पराजित किया गया। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि ये युआन वास्तव में उसे हरा सकता है। कम से कम ये युआन के पास पहले से ही उसके साथ लड़ने की शक्ति थी। लिन तियानचेंग उन लोगों में से एक था जो कमजोर लोगों को परेशान करता था लेकिन ताकतवर लोगों से डरता था। इसलिए उसने भागने का फैसला किया। ये युआन ने पहले ही जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट को पूरी तरह से पलट दिया था। अगर प्रशिक्षकों को इस मामले के बारे में पता चला तो उसे निश्चित रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए उसे ये युआन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी तो वह प्रशिक्षक से गपशप करने के लिए पहाड़ के पीछे जा रहा था। क्या बेवकूफ है? अगर वह प्रतिभाशाली है तो क्या हुआ? क्या वह अभी भी मेरे द्वारा ठगा नहीं गया है? लिन तियानचेंग खुद पर प्रसन्न होकर लिन तियानचेंग के चेहरे पर मुस्कान किसी भी तरह से छिपाई नहीं जा सकी। लिन तियानचेंग जो खुश हो रहा था, उसने यह नहीं देखा कि हरे धुएं का एक झोंका उसके सिर के ऊपर से कुछ चक्कर लगाकर गायब हो गया। अगले ही पल लिन तियानचेंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आगे का रास्ता किसी ने रोक रखा था, और उसे रोकने वाला वह व्यक्ति वास्तव में वही घृणित ये युआन था।
ये कैसे संभव हुआ? उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? ये युआन अपनी हत्या की मंशा को छिपाए बिना उसके सामने ठंडे दिमाग से खड़ा रहा। अनजाने में लिन तियानचेन के दिल में डर पैदा होने लगा जब उसने ये युआन के चेहरे के हाव भाव देखे। ये युआन, मुझे बहुत दूर मत धकेलो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? लिन तियानचेन गुस्से से लाल हो गया और अपने अपराध को छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम ही नहीं हो जिसने मुझे मजबूर किया? बधाई हो, तुम मुझे क्रोधित करने में सफल हो गए हो, और इसकी कीमत तुम्हारी जान है। ये युआन ने बिना किसी भावना के धीरे से कहा। हाँ हाँ, तुम सच में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए हो कि यह जगह क्या है। डेनवू अकादमी ने कभी भी छात्रों द्वारा छात्रों की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया है। उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा दी जाती है। क्या तुम अपनी ताकत से अकादमी के नियमों के खिलाफ जाना चाहते हो? लिन तियानचेन ने ठहाका लगाया। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम वास्तव में औषधि उद्यान में उस आदमी की तरह ही हो जो अकादमी के नियमों को अपने सुरक्षा कवच के रूप में मानता है। यह अकादमी के नियमों के कारण ही है कि तुम लोगों ने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, है ना? ये युआन की आह सुनकर लिन तियानचेन को अचानक अपने दिल की गहराइयों से एक ठंडी सी लहर सी महसूस हुई, और उसके दिल में जो अशुभ भावना थी वह दूर नहीं हो रही थी। तुमने झांग हेंग के साथ क्या किया? क्या तुम्हें इसका उत्तर पहले से नहीं पता? ये युआन ने शांति से उत्तर दिया, जैसे उसने कुछ ऐसा किया हो जो बताने लायक भी नहीं है। लिन तियानचेन एक बिल्ली की तरह था जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया था और सदमे में चिल्लाया, तुमने वास्तव में झांग हेंग को मार डाला। तुम वास्तव में लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। हा हा हा, तुम मर चुके हो, ये युआन। ये युआन ने एक और आह भरी और कहा, बहुत कमजोर। तुम सिर्फ अकादमी के नियमों के बारे में बात करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पृथ्वी रैंक उन्नति परीक्षण में असफल होते रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली व्यक्ति जैसा दिल नहीं है। लिन तियानचेन कांप उठा। ये युआन के शब्दों ने सीधे उसके आघात पर प्रहार किया और उसके सबसे कमजोर क्षेत्र को उजागर कर दिया। तुम सोचते हो कि तुम जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के मुख्य छात्र होने के नाते बहुत गौरवान्वित हो। वास्तव में यह तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। पृथ्वी रैंक एडवांसमेंट टेस्ट पास करने वाले कितने छात्र वहां से बाहर आए? मैं तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुमने अपने अधीनस्थों को अपना चारा बना लिया। अंत में तुम बिना लड़े भाग गए। तुम एक बार भी लड़ने की हिम्मत नहीं करते। तुम प्रशिक्षक को बताना चाहते हो कि मैं जनरल अफेयर्स में हंगामा कर रहा हूँ, है ना? तुम मूल रूप से कायर हो। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी सच्चा पावरहाउस नहीं बन सकता। ये युआन के शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जो लिन तियानचेन की आत्मा पर एक के बाद एक वार कर रहे थे, जिससे उसकी सांस फूल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 80। लिन तियानचेन से युद्ध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: बेजोड़ औषधि देवता CAT लिन तियानचेन से युद्ध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 80। लिन तियानचेन से युद्ध। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। चुप रहो। एक तुच्छ छठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र मेरे सामने एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या मजाक है? लिन तियानचेन ने अंततः अपना आपा खो दिया और ये युआन की बातों को खारिज कर दिया। क्या ऐसा है? तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो? जल्दी से आओ और मुझे खत्म कर दो इस तुच्छ छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को। ये युआन के शब्द अनगिनत उपहास से भरे हुए थे। हंफ, तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह की निम्न स्तर की उकसावे वाली कार्रवाई का पता नहीं लगा सकता? ठीक है, मैं आज तुम्हारी इच्छानुसार काम करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा विशेषज्ञ क्या होता है। समापन पर लिन तियानचेन की अर्धचरण आत्मा संक्षेपण क्षेत्र आभा जारी की गई और ये युआन की ओर टूट पड़ी। लिन तियानचेन बेवकूफ नहीं था। उसका सबसे बड़ा फायदा खेती का क्षेत्र था, इसलिए उसे जाहिर तौर पर इसका अच्छा इस्तेमाल करना था। एक स्पिरिट कंडेंसेशन रियलम एक एसेंस क्यूई रियलम की एसेंस ऊर्जा को धीमा करने और स्थिर बनाने के लिए पूरी तरह से अपने रियलम के दबाव पर निर्भर हो सकता है। हालांकि उसका आधा कदम वाला स्पिरिट कंडेंसेशन रियलम के दबाव को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें पहले से ही काफी शक्ति थी। आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में डेंटियन के भीतर सार ऊर्जा को उसकी सीमा तक संपीड़ित कर रहा था, तथा उस क्षेत्र को प्राप्त कर रहा था जहां संचित क्यूई तरल बन जाती है। ये शरीर की सार ऊर्जा का एक बार का उन्नयन था। इसलिए चाहे मात्रा या गुणवत्ता के संदर्भ में एक आत्मा संक्षेपण क्षेत्र की सार ऊर्जा सामान्य सार ऊर्जा से बहुत अधिक है। सार ऊर्जा की शक्ति से आत्मा संघनन क्षेत्र को हराना एक बहुत ही कठिन काम था।
साधना क्षेत्र में अंतर को पाटने के लिए या तो अत्यंत शक्तिशाली मार्शल तकनीकों की आवश्यकता होती थी या शक्ति में अंतर की भरपाई के लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाली औषधीय गोलियों का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन इस्तेमाल की गई विधि चाहे जो भी हो, शर्त यह थी कि यह विधि सार क्यूई क्षेत्र और आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के बीच शक्ति के अंतर की भरपाई करने में सक्षम थी। तथाकथित अर्धचरण या आत्मा संघनन क्षेत्र का अर्थ था कि मार्शल कलाकार अपनी संचित क्यूई को द्रवीभूत करने की प्रक्रिया में था और उसके पास पहले से ही आंशिक रूप से आत्मा संघनन क्षेत्र की शक्ति थी। आधे कदम के आत्मा संघनन क्षेत्र की शक्ति पहले से ही किसी भी सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। लिन तियानचेन बहुत प्रतिभाशाली था। वह बहुत पहले ही स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने हमेशा पृथ्वी रैंक एडवांसमेंट टेस्ट के लिए अपनी ताकत को आधे कदम के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में दबा दिया था। हालांकि उसकी समझ में अभी भी थोड़ी कमी थी, इसलिए वह अपनी मार्शल तकनीक की महारत को आगे बढ़ाने में असमर्थ था। इसलिए उसके पास 5 काले कपड़े पहने स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल कलाकारों को हराने के लिए रैंक कूदने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ आधा कदम वाला स्पिरिट कंडेंसेशन दायरा था। एक सच्चे स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। लिन तियानचेन को उससे निपटने के लिए अपने साधना क्षेत्र के दमन का उपयोग करते हुए देखकर ये युआन ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम मुझे दबाने के लिए साधना का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? ये शर्म की बात है कि तुम्हारी साधना का क्षेत्र बहुत कम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर थर्ड लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म और उससे ऊपर के स्तर के लोग उससे निपटने के लिए इस चाल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह वाकई परेशानी भरा होगा। लेकिन आधे कदम के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के लिए ऐसा करना असल में अपने जूते के जरिए खुजली को खुजलाने की कोशिश करना है। ये युआन ने उसी समय अपने शरीर में सार ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और उसकी आभा बढ़ गई, जिसने लिन तियानचेन की आभा को पीछे धकेल दिया। बस एक पल ही बीता था कि इन दोनों लोगों की आभा एक दूसरे से मिल गई। दोनों में से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर पा रहा था। यह मूल रूप से एक शोरगुल वाली जगह थी और अब कई छात्र इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब उन्होंने देखा कि ये युआन की आभा लिन तियानचेन की आभा से समान रूप से मेल खाती थी, तो वे अवाक रह गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये युआन वास्तव में केवल छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है? बिल्कुल, वह वास्तव में साधना क्षेत्र के दमन के तहत वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है। ये बहुत ही अजीब है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी शक्ति आधे कदम के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र से कम नहीं है? सैद्धांतिक रूप से तो यही होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भले ही ये युआन केवल छठे स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है, लेकिन उसकी सार ऊर्जा की मोटाई पहले से ही आधे चरण वाले आत्मा संघनन क्षेत्र से कम नहीं थी? क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? बेशक यह कोई मजाक नहीं था। ये युआन की सार ऊर्जा की मोटाई वाकई भयानक थी। प्रथम स्तर सार क्यू क्षेत्र की शुरुआत के बाद से साधना के दौरान ये युआन ने जो सार ऊर्जा का उपभोग किया वह दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक था। इतने सारे क्षेत्रों के संचय के तहत ये युआन की सार ऊर्जा का घनत्व पहले से ही काफी प्रभावशाली था। यही कारण था कि वह आभा के मामले में लिन तियानचेन के सामने खड़ा हो सकता था। सार ऊर्जा का घनत्व एक बड़े भंडार से संबंधित नहीं था, बल्कि सार ऊर्जा की शुद्धता से संबंधित था, जो उसी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए, ये युआन और कुछ अन्य छठे स्तर के सार क्यूई दायरे ने एक ही मार्शल तकनीक का प्रयोग किया। अन्य लोगों को सार ऊर्जा की एक इकाई की आवश्यकता थी, जबकि ये युआन को केवल 1/3 इकाई या 5वां हिस्सा ही चाहिए था। यही कारण था कि ये युआन शक्तिशाली था। ये युआन को आभा के मामले में हारते हुए न देखकर लिन तियानचेन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। चूंकि वह साधना क्षेत्र का उपयोग करके ये युआन को दबा नहीं सकता था, इसलिए लिन तियानचेन केवल उसके साथ सीधे युद्ध कर सकता था। हालांकि ये युआन स्टैकिंग वेव्स लेयर्ड पाम जैसी असामान्य मार्शल तकनीक जानता था। एक पल की चूक और यह गंभीर चोट, संभवतः मृत्यु भी हो सकती थी। इस समय लिन तियानचेन स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं करेगा कि ये युआन को कुछ नियमों के बारे में कोई दिक्कत होगी। ये जीवन और मृत्यु का मुकाबला था। हंफ, तो क्या हुआ अगर आपकी आभा मजबूत है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आधा कदम आत्मा संक्षेपण क्षेत्र क्या है। थंडरस फिस्ट। लिन तियानचेन का मुक्का ये युआन की ओर लगा। मुट्ठी पर बिजली के निशान भी थे। ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी की टिया एक मार्शल तकनीक थी जिसे ये युआन ने शास्त्र पुस्तकालय में देखा था। थंडरस फिस्ट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आधे कदम के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे द्वारा प्रदर्शित उच्च श्रेणी की टिया एक मार्शल तकनीक की शक्ति वास्तव में भयानक थी। यद्यपि यह मुक्का उनकी ओर नहीं लगा, फिर भी आसपास के छात्रों ने भी भारी दबाव महसूस किया। ये युआन की तो बात ही छोड़िए, जो इसे सीधे झेल रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन की गरजती मुट्ठी वास्तव में डरावनी है। मुझे डर है कि यह पहले से ही महान सफलता के चरण के लिए प्रशिक्षित है।
हाँ, हालांकि वह मुक्का मेरी ओर लक्षित नहीं था, फिर भी मुझे अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह वास्तव में पृथ्वी रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली होने के योग्य है। कितना भयावह है। ये युआन वास्तव में खुद को बहुत तनाव में डाल रहा है। किसी भी दर पर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन एक आधा कदम आत्मा संक्षेपण क्षेत्र है। वह इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकता है? अभी उनकी बातचीत सुनकर ये वास्तव में एक मौत का मुकाबला है। आखिर उनमें एक दूसरे के प्रति किस तरह की गहरी नफरत है। भले ही उन्होंने वास्तव में दूसरे पक्ष को मार डाला हो, वे भी अकादमी की सजा से बच नहीं सकते। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? चूंकि शो है तो बस देखो। वैसे भी ये तुम्हें फंसाएगा नहीं। लिन त्यानचेन की बिजली विशेषता मार्शल तकनीक का सामना करते समय ये युआन ने भी दबाव महसूस किया। अर्धचरणीय आत्मा संघनन क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली था। ये युआन ने लिन त्यानचेन के साथ सीधे टकराव का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बचने का फैसला किया। ये युआन के पैर हिले और उसने तत्काल फ्लैश क्रिया को अंजाम दिया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया और पीछे एक छवि छोड़ गया जहां वह शुरू में था। लिन त्यानचेन ने जब ये देखा तो उसका मुक्का आधा ही था। वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, आफ्टर इमेज। हुन्फ, तुच्छ चालें, 7 सितारा कदम। लिन त्यानचेन भी आधे रास्ते में गायब हो गया। निम्न श्रेणी टियर 2 मार्शल तकनीक 7 स्टार स्टेप्स। ये युआन खतरे में है। ये सही है। टियर 2 मार्शल तकनीक बहुत ज्यादा धमकाने वाली है। भीड़ ने आश्चर्य से कहा। 7 स्टार स्टेप्स एक निम्न श्रेणी की टियर 2 मार्शल तकनीक थी, जबकि इंस्टेंट फ्लैश केवल एक मध्यम श्रेणी की टियर 1 मार्शल तकनीक थी। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। टियर 2 मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल ज्यादातर स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म की सार ऊर्जा के साथ किया जाता था। इसके प्रभाव टियर 1 मार्शल तकनीकों से स्वाभाविक रूप से अलग थे, जो एसेंस क्यूई रियल्म की सार ऊर्जा के साथ सक्रिय थे। भले ही ये युआन का इंस्टेंट फ्लैश पहले ही ग्रेट स्किल स्टेज की सीमाओं को पार कर चुका था और ब्रेकिंग इल्यूजन स्टेज तक पहुंच गया था, फिर भी यह टियर 2 मार्शल तकनीक से कमतर था। आखिरकार इंस्टेंट फ्लैश का ग्रेड बहुत कम था। ये युआन ने अपना परिचय दिया और उसी समय उसे पीछे से आने वाले अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। सोचने का समय न होने पर उसने एक बार फिर इंस्टेंट फ्लैश का प्रयोग किया और वहीं गायब हो गया। हालांकि खतरे का यह एहसास खत्म नहीं हुआ और एक परजीवी कीड़े की तरह उस पर हावी रहा। केवल अब ये युआन को एहसास हुआ कि उसने लिन त्यानचेन को कम आंका था। पृथ्वी रैंकों में सबसे मजबूत होना हंसी का विषय नहीं था। उसकी शक्ति पहले से ही स्वर्ग रैंक के करीब थी और औसत प्रथम स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र से बहुत अधिक मजबूत थी। इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर के मानकों के आधार पर लिन त्यानचेन संभवतः 4 काले कपड़े पहने मार्शल कलाकारों को केवल मामूली अंतर से टेस्ट पास करने से खत्म कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।